चैट सेक्शन थोड़ा बड़ा दिखा देना इसको और वो कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सिमरन कपूर और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे अशोका बैच में सर्वेइंग सब्जेक्ट के साथ। और आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता देना आपका जो ऑडियो है वो क्लियर आ रहा है सभी को। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लेवलिंग चैप्टर को, और लेवलिंग चैप्टर के बारे में जितनी भी बेसिक टर्म्स थी वो ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में कवर कर ली थी, जिसमें हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी है और यहाँ पर होने वाली इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स का यूज, जैसे बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, बेंचमार्क की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय जितेंद्र, हेलो मयंक, हेलो अजूज। चलिए चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने संडे के दिन को अच्छे से यूज़ किया होगा और कम से कम टाइम वेस्ट किया होगा। वैसे तो मैंने देखा था आप बहुत इधर उधर बातों में टाइम अपना वेस्ट करते हो, लेकिन फिर भी ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा जितना आप लोगों को एक वीक में पढ़ाया गया था। ठीक है, और मैं ये बताती हूँ आपको कि आप ना कुछ टॉपिक्स ऐसे मुझसे बार बार पूछ रहे हो जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है क्लास में। अब आप बताइए, अगर मैंने कोई टॉपिक कवर ही नहीं किया, आप उसका डाउट पूछ रहे हो, तो अभी मैं वो कैसे सॉल्व करूंगी? अगर करूंगी भी तो आपको समझ कैसे आएगा? एक बार वो टॉपिक्स कवर हो जाने दो, या फिर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये वाला सर्वे अभी पढ़ा ही नहीं है, ट्रायंगुलेशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो उसका डाउट आप लेकर आ गए हैं, तो उस डाउट को मैं कैसे सॉल्व करूं? एटलीस्ट हम लोग वो टॉपिक्स कवर कर ले, फिर जो डाउट आते हैं उनसे रिगार्डिंग आप वो वहां पर पूछा करें। क्योंकि ना ऐसा होता है कि सबका पढ़ाने का तरीका अलग है। मैंने एरर वाले टॉपिक को लास्ट में रखा है, कोई एरर वाले टॉपिक आप किसी बुक में देखेंगे वो पहले भी होगा, तो वो बुक के अकॉर्डिंग मैं नहीं चल रही हूँ। तो इसीलिए आप कुछ आगे के टॉपिक्स के डाउट कभी पहले पूछ लेते हो, तो उन बातों को ध्यान रखिए। जो पढ़ाया जा रहा है, अगर उस टॉपिक में कोई डाउट है वो पूछा करिए और उसको ही रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं अभी की क्लास में। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था लेवलिंग टॉपिक, और लेवलिंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर हाइट निकालते हैं या एलिवेशन निकालते हैं, या एलिवेशन का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। तो अभी हमने पिछली क्लास में जो टॉपिक समझे थे उसके बेसिस पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर इन लेवलिंग। लेवलिंग का प्रोसीजर क्या रहता है, बिल्कुल छोटा सा इंपॉर्टेंट। हमने जो पिछली क्लास में समझा था ना, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, ये वो टॉपिक है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट मेथड है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड। अगर आप किसी भी एग्जाम में जाते हो तो आपको इन दोनों टॉपिक से मतलब क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ एक टॉपिक आता है इन्वर्टेड स्टाफ, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे आरएल कैसे निकालने हैं, वो आरएल कैसे निकालना है वो मुझे सीखना है। वेरी गुड प्रिया कुमारी। अच्छा चलिए, तो आगे अगर जहाँ पर भी टाइपिंग का मैं अभी पढ़ती हूँ, जब मैंने पीडीएफ यहाँ पर जो आपको देती हूँ नोट्स का, जहाँ पर भी गलती होती है वैसे मैं करेक्ट करवा देती हूँ। तो कई बार हो जाता है कि कोई चीज़ मिस हो जाती है, वैसे अगर मेरे अलावा कोई और पर्सन भी देख रहा है उससे भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो मैं यहाँ वो करेक्ट करा देती हूँ। तो आप बहुत छोटी बातों को बड़ा इशू मत बनाइए। बाकी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि गलती तो हो ही ना, अगर होती है तो वो यहाँ पर करेक्ट करा देती हूँ। स्पेलिंग में छोटी सी गलती थी, जैसे स्पिरिट लेवलिंग का मैंने आपको बता दिया था SPIRIT होता है, वो उसमें SPRIT लिखा था, आप उसको इतना बड़ा बना रहे हो। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आज मैं पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कुछ टॉपिक पढ़े थे उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने लेवलिंग चैप्टर को रिवाइज किया था या फिर नहीं किया था। और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवलिंग में गणेश एक बार समझा दूंगी, एक जनरल आइडिया दे दूंगी। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपको समझ में नहीं आता है तो आप पहले कोशिश कीजिए कि आप रिकॉर्डेड वीडियो से देख सकते हो, आप उसको देखिए एक बार कि डायरेक्ट, मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपके पास एक अच्छा तरीका क्या है कि हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोज है जिसको हम अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा मैं उसको 2 बार देख सकती हूँ, हो सकता है मुझे दूसरी बार में समझ में आ जाए। तो एक बार कोशिश अपने आप से भी कीजिए, और उसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप यहाँ पर पूछा करिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द कर्व्ड सरफेस एट विच एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड।
तो सरफेस पूछा है, एक ऐसा सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट जो होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर वहां पर प्लम बॉब को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो उस सरफेस को बोलते हैं लेवल सरफेस। और हमने देखा था लेवल सरफेस पे हम जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन को बोलते हैं लेवल लाइन। नेक्स्ट हमने सीखा था बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड रीडिंग क्या होती है। तो अगर स्टाफ रीडिंग टेकन जस्ट बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, अब देखिए क्या बोला है, स्टाफ रीडिंग जस्ट बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले, जस्ट पहले। तो अगर इंस्ट्रूमेंट को हम शिफ्ट करते हैं, वो इसलिए शिफ्ट करते हैं जब नई जगह पर जाएंगे तो हमें रीडिंग्स क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है, तो इंस्ट्रूमेंट की जगह पोजीशन जो हमने देखा था वो चेंज करनी पड़ती है। तो चेंज करने से पिछली रीडिंग कौन सी ली थी, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर शिफ्ट करने से पिछली जो रीडिंग ली थी वो कौन सी रीडिंग होती है, फोर साइड रीडिंग होती है। किसी ने बैक साइड कहा है, फोर साइड। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, स्टाफ रीडिंग टेकन जस्ट बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट यहां था, इसको आपको शिफ्ट करके इधर ले जाना पड़ा, तो बिफोर शिफ्टिंग द, इसको शिफ्ट करने से पहले आपने लास्ट रीडिंग कहां पर ली थी, मैम यहां पर रीडिंग ली थी, तो इस रीडिंग को क्या बोलते हैं, लास्ट रीडिंग को फोर साइड रीडिंग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्रोसीजर इन लेवलिंग मैंने आज समझाना है। तो जो लोग पूछ रहे हैं डायरेक्ट लेवलिंग और एक हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग का मतलब सिंपल वो सभी तरह की लेवलिंग हो जाएगी जिसमें जब आप लेवलिंग करो तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा ना, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो इस तरीके से हमेशा, पहली बात तो लेवल होगा, बबल उसमें सेंटर पे होगा, और दूसरी बात मेरा लेवलिंग का जो प्रोसीजर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि मैं इंस्ट्रूमेंट को सेट करूंगी किसी जगह पर, सामने स्टाफ रखूंगी और सामने रीडिंग लूंगी उस स्टाफ पर, और रीडिंग लेने पर डिफरेंट मेथड जो मैंने अभी समझाने हैं, अलग स्टेशन पर हम RL निकाल पाएंगे। ये डायरेक्ट लेवलिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैम अगर इनडायरेक्ट लेवलिंग की बात करें तो इनडायरेक्ट से क्या समझते हो, इनडायरेक्ट से समझते हो कि मैम हम डायरेक्ट जो प्रोसीजर होता होगा हम वो यूज नहीं करते होंगे, कोई अलग ही कॉन्सेप्ट यूज करते होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन लेवल और सामने स्टाफ पे रीडिंग रखने से कुछ है, या मैं इनडायरेक्ट कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज करके RL निकाल रही हूँ। इनडायरेक्ट का मतलब है कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बैरोमीट्रिक लेवलिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैम वहां पर हम किसी स्टाफ पे रीडिंग लेकर RL नहीं निकाल रहे हैं, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज किया कि जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पर जाते जाओगे तो आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हायर एलिवेशन के साथ बट डिक्रीज होती जाएगी। तो आपने इनडायरेक्टली किसी और मेथड को यूज किया और तब RL निकाला, किसी और कॉन्सेप्ट को यूज किया तब RL निकाला। जैसे अगर मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्यों बोला इसको इनडायरेक्ट, क्योंकि मैम इसमें हम डायरेक्ट सामने स्टाफ पे रीडिंग लेके RL नहीं निकाल पाएंगे, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करने पड़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़े तो उस तरीके की लेवलिंग को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेवलिंग। और तीसरी आपको बताई थी जो बॉइलिंग पॉइंट पे है, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। तो इसके बस तीनों के नाम याद रखने हैं कि हिप्सोमेट्रिक और ये तीन होती है, समझ आ गया। जिसमें आप इनडायरेक्ट कोई और कॉन्सेप्ट यूज करके RL निकालोगे वो हमारी इनडायरेक्ट टाइप ऑफ लेवलिंग होगी। डायरेक्ट में सीधा मैं इंस्ट्रूमेंट लूंगी, स्टाफ रखूंगी, उस पर रीडिंग लूंगी और जहां पर भी स्टाफ रखा होगा उस जगह का मैं RL निकाल पाऊंगी। अब बात करते हैं प्रोसीजर इन लेवलिंग। प्रोसीजर क्या रहता है हमारा लेवलिंग में। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या आप में से किसी को कोई डाउट है बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड क्या होता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करती हूँ और सबसे पहले मैं स्टाफ को रखती हूँ बेंचमार्क पर, जो पहली रीडिंग होगी हमेशा वो कौन सी रीडिंग होगी, जो पहली रीडिंग हम बेंचमार्क पर लेंगे इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद, उसे हम लोग वो रीडिंग कितनी होती है, वो रीडिंग कितनी होती है, किसके लिए टेम्परेचर पूछ रहे हो नोटिंग, ये रीडिंग कितनी होती है, बैक साइड रीडिंग होती है, ये रीडिंग कितनी होती है, बैक साइड रीडिंग होती है। इसके बाद मैम, इसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया और नई जगह से अब आगे की सारी रीडिंग्स मैं लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे बताइए स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन ए और स्टेशन बी पर जो दो रीडिंग्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, स्टेशन ए वाली रीडिंग और स्टेशन बी वाली रीडिंग बताएंगे मुझे, इसे क्या बोलेंगे।
तो मैम आपने ए और बी पर पूछा, ये इंटरमीडिएट साइट होगी, बी स्टेशन पर भी इंटरमीडिएट साइट होगी, और यहाँ पर जब तक इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर पी पर था तो उसने जो लास्ट रीडिंग ली वो सी पर ली, तो सी वाली रीडिंग को क्या बोलेंगे? सी वाली रीडिंग को मैम फोरसाइट रीडिंग बोलेंगे। फोरसाइट रीडिंग मतलब जब तक इंस्ट्रूमेंट पी पर है तो सी स्टेशन इसके लिए लास्ट स्टेशन था, वहाँ जो रीडिंग आई वो हमारी क्या होगी? वो हमारा फोरसाइट रीडिंग होगी। इसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद जो पहली रीडिंग लेते हैं मैम वो हमारी बैक साइड रीडिंग होती है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जहां पर एक ऐसा स्टेशन जहां पर हमारी दो रीडिंग्स आएंगी, कौन सी रीडिंग आ रही है सी पर? एक बैक साइड आ रही है और एक फोर साइड आ रही है। तो जो स्टेशन जहां पर आपको बैक साइड और फोर साइड दो रीडिंग देखने को मिलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज पॉइंट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज पॉइंट या फिर चेंज स्टेशन। तो चेंज पॉइंट की जगह हमें पता चल जाएगी कि कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या रहता है हमारा लेवलिंग में। अब प्रोसीजर के लिए अगर हम मैं देखूं तो ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा। इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज शाम वाली क्लास में समझेंगे। तो मान लीजिए ये ऑटो लेवल मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आज के टाइम में उसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन है, मतलब मैं यहाँ से देख रही हूँ, और ये हमारा ग्राउंड है। ये ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन है, ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड पर पहले मैंने ए स्टेशन पर स्टाफ रखा, फिर बी पर रखा, फिर सी पर रखा। तो मैम यहाँ पर एक रीडिंग ए पर आई, एक रीडिंग बी पर आई, एक रीडिंग सी पर आई। बताओ ग्राउंड में राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है? बताओ ग्राउंड में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है? कल मैंने बेंचमार्क, इसे पिछली क्लास में बेंचमार्क और आरएल दोनों समझाए थे गणेश। अगर आपने रिकॉर्डेड वीडियो देखी होगी तो समझ आ जाएगा। दोनों बताए थे बेंचमार्क क्या होता है और आरएल क्या होता है, डिटेल में बताए थे। बताइए जब आपके ग्राउंड में राइज हो रहा होगा, व्हेन देयर इज राइज इन ग्राउंड, व्हेन देयर इज राइज इन ग्राउंड, जब राइज हो रहा होगा ग्राउंड में तो रीडिंग्स जो है कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी रीडिंग में इंक्रीज हो रहा है या रीडिंग में डिक्रीज हो रहा है? आपको क्या दिख रहा है कि मैम यहाँ पर जो रीडिंग है, इसके बाद जो रीडिंग है और इसके बाद जो रीडिंग है, जो सी स्टेशन पर रीडिंग है और ए बी सी में सबसे, मतलब आपको क्या दिख रहा है? रीडिंग इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? अगर ग्राउंड में राइज होगा तो रीडिंग में क्या चेंज आएगा? तो पहली वाली रीडिंग क्या सबसे ज्यादा होगी, दूसरी उससे कम होगी। तो आपको यहाँ से भी देखने में पता चल रहा है कि मैम ये रीडिंग सबसे ज़्यादा होगी, ये वाली हाइट जो है ये उससे कम होगी, तीसरी वाली जो है ये सबसे कम होगी। तो मतलब ये बात है कि अगर ग्राउंड में राइज होता है, ग्राउंड में राइज होता है तो हमारी कॉन्जिक्यूटिव, तो हमारी जो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स है वो क्या करती हैं? कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स डिक्रीज होती है। तो अगर आपको एक साथ बहुत सारी अलग अलग रीडिंग्स लिखी हुई मिल रही है और रीडिंग को डिक्रीज होते हुए बताया है, तो ये पिक्चर को ध्यान में रखना है कि अगर मैं बोलूं पहली रीडिंग है 1 मीटर, फिर उससे अगली रीडिंग है 0.5 मीटर, उससे अगली रीडिंग है 0.2 मीटर, तो मैम इसका मतलब ग्राउंड कैसा होगा? माइंड में क्या पिक्चर आ जाएगी? ग्राउंड में हमारा राइज हो रहा होगा। क्लियर होगा? जब ग्राउंड में राइज होगा तो एक के बाद जो अगली रीडिंग होगी वो हमारी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस देखिए, क्या ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस है? अब ऑब्जर्वर यहाँ पर है और स्टाफ की पोजीशन ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। तो मैम अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये हमारा ग्राउंड हो गया। अगर मैं स्टाफ को ए पर रखती हूँ, बी पर रखती हूँ, सी पर रखती हूँ, अब मुझे क्या दिख रहा है कि कौन सी रीडिंग हमारी सबसे ज़्यादा होगी? तो मैम यहाँ पर जो रीडिंग है, यहाँ पर जो रीडिंग है, दूसरी रीडिंग इससे ज़्यादा दिख रही है और तीसरी रीडिंग उससे भी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा है कि नहीं? तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, व्हेन देयर इज फॉल इन ग्राउंड, जब भी ग्राउंड में फॉल होगा तो जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स होंगी वो हमारी इंक्रीज होंगी। मतलब अगर कभी रीडिंग इंक्रीज होती हुई मिली, कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स विल इंक्रीज। किसी को कोई डाउट? कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स विल इंक्रीज, बोलिए, विल इंक्रीज। ठीक है, तो मैम ये वाली रीडिंग जो है कॉन्जिक्यूटिव हमारी जब भी इंक्रीज होती हुई मिलेगी तो मतलब ग्राउंड में क्या हो रहा होगा? फॉल हो रहा होगा।
तो दो बातें आपको, दो पिक्चर दिमाग में रख लेनी है कि मान लीजिए अगर रीडिंग यहाँ पर 1 मीटर होती, यहाँ 1.2 मीटर होती और यहाँ पर 1.8 मीटर होती। मेरे को ये 3 रीडिंग्स दी है, तो दिमाग में क्या पता चल गया कि मैम जब हम स्टाफ को अलग अलग जगह पर रखते हैं और जब अलग अलग जगह पर रीडिंग लेते हैं तो उससे ये भी पता चल जाता है कि ग्राउंड कैसा है, कितना राइज हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है, किस तरीके का ग्राउंड है, उसका एक जनरल आइडिया मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब ये तो क्लियर है, हमें ये भी पता है कि बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है। ऑलरेडी पिछली क्लास में समझा दिया है, जब हम इंस्ट्रूमेंट को किसी एक पोजीशन पर रखेंगे तो बेंचमार्क पर जो पहली रीडिंग ली जाएगी, BM मतलब बेंचमार्क, बेंचमार्क पर जो पहली रीडिंग ली जाएगी उसको हम बैक साइड रीडिंग बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं RL को निकालने के लिए। RL मतलब रिड्यूस लेवल। अब मुझे बताएंगे बाकी लोग, क्या मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि रिड्यूस लेवल क्या होता है? बताओ, क्या मैंने समझाया था कि रिड्यूस लेवल क्या होता है? क्योंकि अभी गणेश ने पूछा है, मैंने ये भी बताया था एलिवेशन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, लेवल क्या होता है और क्यों लेवल को हम यहाँ पर रिड्यूस लेवल बोल रहे हैं। अब देखिए, तो मैम हमें पता चल गया रीडिंग का इंक्रीज होना और रीडिंग का डिक्रीज होना हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको बताती हूँ, रीडिंग से रिलेटेड एक टाइप का क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन। रीडिंग से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 2 तरह के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए अगर मैं ये वाली फोटो आपको यहाँ पर एक नए डायग्राम के साथ समझाऊंगी। देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये बोला जाता है कि आपके पास कुछ रीडिंग्स दी गई हैं, इन रीडिंग्स को देख के बताइए कौन सी रीडिंग बैक साइड है, कौन सी रीडिंग फोर साइड है, कौन सी इंटरमीडिएट साइड है। अब जो मैं बात कर रही हूं उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मुझसे पूछा गया है कौन सी बैक साइड है, फोर साइड है, इंटरमीडिएट साइड है। अभी मैं इन टर्म्स को नहीं देख रही हूँ और जिसको आता भी है अभी कोई आंसर नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मैम आप सबसे पहले क्या करो, आप तो बेंचमार्क पे बैक साइड रीडिंग लेते हो। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि ग्राउंड कुछ इस तरीके से था कि आपने A स्टेशन पर पहली रीडिंग ली, B स्टेशन पर दूसरी रीडिंग ली, C स्टेशन पर तीसरी रीडिंग ली, इसके बाद हो सकता है स्टाफ की हाइट इतनी थी ही नहीं कि रीडिंग आ रही है, तो क्या मुझे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करनी पड़ी? तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या इस डायग्राम से कि मैम C पॉइंट पर आप जितनी भी मैक्सिमम रीडिंग होगी वो आपने ले ली होगी, उसके बाद रीडिंग एकदम कम आई होगी। मतलब कि हो सकता है मैम C पर आपने 3 मीटर का स्टाफ था 2.8 मीटर की रीडिंग आप ऑलरेडी ले चुके हो। उसके बाद अगर मैं आगे स्टाफ रख रही हूँ, रख भी रही हूँ तो ये लाइन ऊपर से चली जा रही है, तो अब मुझे रीडिंग नहीं मिल रही है। तो जब मुझे रीडिंग नहीं मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा? तो जब मुझे रीडिंग नहीं मिलेगी तो मैम आपको इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, और जब चेंज करेंगे तो आप नई रीडिंग लोगे। तो जब आपने नई रीडिंग ली, इस डायग्राम, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है कि पिछले स्टेशन से आप मैक्सिमम रीडिंग ले चुके हो, उसके बाद रीडिंग आनी बंद हो गई है, इसलिए पोजीशन को नई जगह पर शिफ्ट किया गया है। और मैम इसलिए हमने जो बैक साइड रीडिंग ली वो कुछ अलग आएगी, 2.8 से कुछ अलग आएगी। ये बात पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई दिमाग में। अब देखो, मेरे से 2 तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। मुझे रीडिंग्स दी होंगी, पहचानना होगा बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड कौन सी है। दूसरा टाइप का सवाल ये होगा, मुझे उसमें साफ साफ बताया होगा कि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन किस रीडिंग के बाद चेंज कर दी गई है। तो अभी हम पहले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर मैं कैसे करूंगी? आपके पास ये जो सारी रीडिंग्स दी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि एकदम से बहुत ज्यादा रीडिंग में आपको डिफरेंस कहाँ दिख रहा है। आप देखिए, पहली रीडिंग है 0.2 मीटर, अगली है 1.2 मीटर, अगली है 1.8 मीटर, अगली है 2.8 और अगली है 0.3 मीटर। क्या आपको सडन डिक्रीज या सडन इंक्रीज ऐसा रीडिंग में चेंज होता हुआ दिख रहा है कि सीधा 2.8 से रीडिंग बहुत ज्यादा कम हो गई? यस और नो बताइए। ऐसा दिख रहा है कि रीडिंग इतनी ज्यादा से एकदम से रीडिंग 2.8 से 0.8 हो गई? तो जहां पर भी ऐसा हुआ होगा तो दिमाग में क्या पिक्चर आ जाएगी? अब दिमाग में इस केस में मैम ये पिक्चर आ सकती है जो यहां बनाई है,
2.8 के बाद एकदम से रीडिंग आपकी डिक्रीज हुई है, मतलब कि ये वाली जो रीडिंग होगी मैम, इससे हम ये मान सकते हैं कि शायद हमारा जो स्टाफ होगा वो 3 मीटर का होगा और 3 मीटर के स्टाफ से 2.8 मीटर के बाद रीडिंग नहीं आ रही होगी। तो इसीलिए ये हमारी लास्ट रीडिंग है। तो इसीलिए किसी जगह पर ये हमारी लास्ट रीडिंग है, जहां पर भी क्या दिखा आपको, सडन बहुत ज्यादा रीडिंग्स में चेंज, तो आप उस रीडिंग को क्या बोल दोगे, फोरसाइट रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्या बोल दोगे, बिना सोचे समझे, जहां पर भी ऐसा दिख रहा है क्या बोल देंगे, फोरसाइट रीडिंग। और फोरसाइट के बाद हमेशा कौन सी रीडिंग आएगी, अगर आपने इन टाइप के क्वेश्चन में फोरसाइट पहचान लिया तो पता है कि फोरसाइट के बाद जो अगली रीडिंग है वो कौन सी होगी, फोरसाइट के बाद अगली रीडिंग हमेशा ही बैक साइड रीडिंग होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई, मेन चीज इसमें यही है। अगर ये पहचान ली तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा ग्रेजुएट सडन चेंज दिखता है रीडिंग में तो आपको क्या पहचानना है कि कहाँ चेंज हो रहा है। अब आपने दिमाग लगा लिया कि इसके बाद मैम रीडिंग एकदम कम हुई है, मतलब ये लास्ट रीडिंग होगी। अच्छा, अब पहली रीडिंग कौन सी होती है, हमेशा पहली रीडिंग मैम हमेशा बेंचमार्क पर ली जाती है और वो हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए ये रीडिंग हमारी बैक साइड रीडिंग ही होगी। और बैक साइड रीडिंग और फोरसाइट, बैक साइड और फोरसाइट के बीच में जो रीडिंग्स आएंगी वो कौन सी होंगी, बैक साइड और फोरसाइट के बीच में जो रीडिंग्स होंगी उन रीडिंग्स को क्या बोलेंगे, वो हमारी इंटरमीडिएट साइट रीडिंग होगी। तो 1.200 किसी ने आंसर भी किया था, तो ये भी इंटरमीडिएट साइट रीडिंग होगी। अच्छा मैम, अब जब हम सर्वे को खत्म करते हैं, सर्वे कंप्लीट करते हैं, कोई ना कोई हमारा एंड पॉइंट तो होता होगा, कोई ना कोई एंड स्टेशन होता होगा जो लास्ट है, इसके आगे हमें नहीं प्रोसीड करना है। तो जो हमारा लास्ट वाला रीडिंग होगी वो हमेशा फोरसाइट रीडिंग कहलाएगी। लास्ट रीडिंग हमेशा क्या होगी, किसी भी सर्वे वर्क की फोरसाइट रीडिंग होगी। तो ये चीज क्लियर हो गई इस क्वेश्चन में कि अगर आपको सिर्फ रीडिंग दी है तो कैसे पहचानना है, पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड रीडिंग होगी। जहां पर भी रीडिंग्स में बहुत ज्यादा आपको चेंज होता हुआ मिल रहा है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हुई है, तो ज्यादा वाली रीडिंग पिछली जगह से ली है, अगली जगह पर रीडिंग आपकी एकदम चेंज हो गई है। कोई डाउट किसी को इस वाली प्रॉब्लम में? ये टाइप 1 क्वेश्चन है जो इस तरीके का आता है। तो मैम ये तो समझ में आ गया कि अगर रीडिंग का सडन चेंज होना बताता है इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हुई है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन सुनना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आएगा, टाइप 2 क्वेश्चन। ये आपसे ये पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर 3rd and 5th रीडिंग। अब मुझे ऐसा खाली काम नहीं किया कि रीडिंग्स मुझे दे दी, अब मुझे बोला रीडिंग देने के बाद। अब अपना दिमाग मत चलाना कि सडन चेंज कहाँ हुआ है, वो तभी चलाना है अगर ये चीज नहीं दी है। अब इसने सीधा सीधा कह दिया कि ये सारी रीडिंग्स हैं जो आपने स्टाफ पे ऑब्जर्व करी है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है 3री रीडिंग के बाद और 5th रीडिंग के बाद। इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर 3rd और 5th। तो अब जो इसने बोला है मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगी। तो पहला मेरा काम क्या होगा, मैं देख लेती हूँ यहाँ 3री रीडिंग कौन सी है, 1st, 2nd, 3rd। तो मैम 3री रीडिंग ये है, और कौन सी रीडिंग बोली है इसने, 4th और 5th रीडिंग ये है। तो पहले तो मैंने देख लिया 3rd और 5th रीडिंग क्या है। अब इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है 3री और 5वीं रीडिंग के बाद। आफ्टर मतलब बाद, तो 3री रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इंस्ट्रूमेंट से मैम एक तो आपने बेंचमार्क पर रीडिंग ले ली होगी, फिर आपने दूसरी रीडिंग 1.200 ली, तीसरी रीडिंग 1.600 ली, 3री के बाद शिफ्ट हुआ है, मतलब अब ये नई जगह होगी ना। 3री के बाद जब नई जगह पर शिफ्ट हुआ है तो बताओ 3री रीडिंग क्या बन गई यहाँ पर। अगर 3री रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है तो 3री रीडिंग क्या बन जाएगी, ये बताइए। गौतम नीलू ने सही आंसर किया है, बिल्कुल। तो 3री रीडिंग के बाद शिफ्ट होना मतलब मैम ये पहली रीडिंग हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी। तीसरी के बाद शिफ्ट हुआ तो तीसरी क्या बन जाएगी, फोरसाइट रीडिंग।
उसके बाद इसने बोला कि फिफ्थ के बाद भी फिर से शिफ्ट हुआ है, तो फिफ्थ के बाद फिर से मैम फोर्थ ये ली थी आपने और फिफ्थ यहाँ पर ली, लेकिन इसके बाद आपने फिर से इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया है, तो फिफ्थ के बाद जिसके बाद शिफ्ट हुआ है वो वाली रीडिंग भी क्या बन गई, फोरसाइट रीडिंग। यही चीज है जो इन क्वेश्चंस में मेन पहचाननी होती है। क्यों? क्योंकि देखो इससे पहले का काम आसान है, पहली रीडिंग हमेशा क्या होगी, पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड रीडिंग होगी। बैक साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग के बीच हमेशा कौन सी रीडिंग आएगी, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग आएगी। ये तो हमें सबको क्लियर है। और मैम फोर साइड के बाद हमेशा कौन सी आती है, बैक साइड। फोर साइड के बाद हमेशा कौन सी आती है, बैक साइड। यहाँ भी फोर साइड के बाद हमेशा कौन सी आती है, बैक साइड। और लास्ट रीडिंग हमेशा कौन सी होती है, फोर साइड। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सभी को? तो जब आपको बोला है कि इंस्ट्रूमेंट इस पोजीशन के बाद शिफ्ट हुआ है, मतलब जिसके बाद शिफ्ट हुआ है ना, जिसके बाद शिफ्ट हुआ है वहां पर जो रीडिंग आई है वो हमारी फोर साइड रीडिंग है। जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है वो हमारी फोर साइड रीडिंग है। तो ये चीज आपको दो तरह के क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, एक में सिर्फ रीडिंग्स लिखी होंगी और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट को कब शिफ्ट किया गया है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ रीडिंग्स दी गई हैं 0.500, 1.500, मान लीजिए 2.500 और ये मान लेते हैं 3.500, 4 मीटर का स्टाफ था, और यहाँ पर मान लेते हैं 2.500 और फिर से 1.500। अब मैं इसमें आपको बोल रही हूँ कि इंस्ट्रूमेंट इज, अब आपको इसमें बोल रही हूँ आपने बताना है कि कौन सी रीडिंग क्या है, ट्रेंड क्या है। इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड, इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग, इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग। तीसरी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। तो आप बता सकते हो क्या आसानी से अब कि कौन सी रीडिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखो तीसरी के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया है, तीसरी के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, पहली रीडिंग कौन सी होगी, हमेशा तीसरी के बाद शिफ्ट किया है तो मैम पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो इसका मतलब, तो गणेश ध्यान से सुनिए, दो एग्जाम्पल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तीसरा ये बता रही हूँ। तो पहली रीडिंग हमेशा कौन सी होती है, पहली रीडिंग हमेशा हमारी 0.50 बैक साइड रीडिंग होती है। पहली रीडिंग हमेशा बेंचमार्क पर ली जाती है और इसमें आप सीधा बैक साइड लिख सकते हो। ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। लो ये दूसरी रीडिंग और ये तीसरी रीडिंग। तीसरी रीडिंग कितनी है, 2.500। इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग। शिफ्टिंग का मतलब समझ में आता है, इसका मतलब कि तीसरी रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। तीसरी रीडिंग लेने के बाद, तीसरी रीडिंग ली आपने 2.500, ये लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। गणेश आंसर करोगे, आप ही आंसर करोगे, बताओ 2.500 कौन सी रीडिंग है। पिछली क्लास देखी है जिसमें मैंने समझाया था बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। बोलो बोलो गणेश, अगर बोला है कि तीसरी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है तो मैंने आपको यही चीज दिखा दी कि पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, तीसरी के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया, तो 2.500 कौन सी रीडिंग होगी, 2.500 कौन सी रीडिंग होगी। तो अगर इसके बाद शिफ्ट किया है तो इतनी सी बात है कि मैम ये वाली रीडिंग हमारी फोर साइड रीडिंग होगी। और बैक साइड और फोर साइड, बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितनी भी रीडिंग्स आती हैं वो कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। और पिछली क्लास में आपको समझाया था जब भी हम नई जगह पर शिफ्ट होते हैं, जब हम यहाँ पर हैं, अब इसके बाद मैम आप नई जगह पर जाओगे, तो पिछली क्लास में क्या बोला था आपको कि सेम प्रोसीजर आपको आगे लेकर जाना है। इसलिए आप पिछली क्लास अच्छे से देखकर आया करो जब सेम चैप्टर कंटिन्यू होता है। तो अब सेम प्रोसीजर को अगर आगे ले जाना है तो जब मैम यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा था तो पहली रीडिंग बेंचमार्क पर ली थी बैक साइड रीडिंग, तो मैम जब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे तो यहाँ पर रखने के बाद भी जो पहली रीडिंग लेंगे कहाँ लेंगे, बेंचमार्क पर लेंगे, बैक साइड रीडिंग। लेकिन तीसरे पॉइंट को आपने बेंचमार्क बोला, तीसरा पॉइंट बताओ कौन सा बेंचमार्क बन गया, जो थर्ड पॉइंट है वो कौन सा बेंचमार्क बन गया।
मैम यहाँ पर रीडिंग में डिक्रीज है तो चेंज पॉइंट होगा क्या, प्लीज नहीं। अब ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया गौतम नीलू, इसमें मैंने रीडिंग्स का डिक्रीज या इंक्रीज नहीं देखा, मैंने रैंडम जो दिमाग में रीडिंग आई मैंने वो लिख दी। आपको अगर ये लिखा हो ना रीडिंग के साथ कि कब वो शिफ्ट किया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ग्राउंड में डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज, तो आपको सिर्फ ये रीडिंग में जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है वही देखना है। अगर लिखा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट किसके बाद शिफ्ट हुआ है, तो आपको इंक्रीज डिक्रीज वाली कहानी देखनी है। क्लियर हो गया गौतम नीलू आपको? तो ये अब यहाँ पर बताइए गणेश, तो जब मैं यहाँ पर तीसरी रीडिंग मैंने फोरसाइट रीडिंग ले ली, क्योंकि तीसरे के बाद मेरे को इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पर लेकर जाना है, तो मतलब तीसरे पर जब मैंने स्टाफ को रखा तो इस इंस्ट्रूमेंट से मैंने यहाँ पर 2.5 रीडिंग ली, पर जब तक मैम इंस्ट्रूमेंट पी पर था उससे लास्ट रीडिंग 2.5 ही आई है, उसके बाद कोई रीडिंग ही नहीं आई है। जब आप नई जगह पर जाओगे तो नई जगह पर जाने पर फिर से आपको जहां पर पहले आपने 2.5 फोरसाइट ली थी वहीं बैक साइड लेनी होगी। यही सेम प्रोसीजर हम आगे उठाकर ले जाएंगे। तीसरे वाले पॉइंट का जो बेंचमार्क होता है आपको बताया था, वो होता है हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी मतलब सिर्फ कुछ टाइम के लिए उसको हमने बेंचमार्क बना दिया गया है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेंचमार्क बनाया है। तो 2.5 यहाँ पर फोरसाइट रीडिंग होगी। फोरसाइट मतलब लास्ट रीडिंग, उसके बाद हमेशा अगली रीडिंग कौन सी होगी, उसी स्टेशन पे बैक साइड रीडिंग। तो ये वाली रीडिंग उसी स्टेशन पर बैक साइड रीडिंग। लास्ट रीडिंग क्या होगी, फोरसाइट होगी। और बैक साइड और फोरसाइट के बीच में जितनी भी रीडिंग्स आएंगी वो सारी इंटरमीडिएट साइट रीडिंग होगी। समझ में आया? बताओ गणेश, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? जब नई जगह पे मैं शिफ्ट कर रही हूँ उससे पहले लास्ट रीडिंग 2.5 जो ली है वो फोरसाइट है, और फोरसाइट के बाद फिर से बैक साइड लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि आपको रीडिंग्स दी होती है और रीडिंग्स को देख के आपको ये पहचानना होता है कि कौन सी बैक साइड है, कौन सी फोरसाइट है, कौन सी इंटरमीडिएट साइट है। ठीक है, हाँ, थर्ड पॉइंट पे 2 रीडिंग्स आएंगी, बैक साइड भी आएगी और फोरसाइट भी आएगी। मतलब जब मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लेकर खड़ी हूँ तो सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले मैम यहाँ से आपने 2 पर स्टाफ रखा, रीडिंग ली, 3 पर स्टाफ रखा, रीडिंग ली। उसके बाद आप नए स्टेशन पर गए तो यहाँ पर अब मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा, 3 पे अभी भी स्टाफ पड़ा है, बस उसको मोड़ दिया ऐसे, तो 3 पर अभी भी स्टाफ पड़ा है और वापस से मैंने इस रीडिंग को लिया, इसको यहाँ से उठाने के बाद मतलब यहाँ पर 2 रीडिंग्स आई। तो तीसरे वाले को क्या बोला, चेंज पॉइंट बोला। चेंज पॉइंट मतलब जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज किया गया है। तो अब बात आती है कि हम डिफरेंट पॉइंट्स पे जो आरएल निकालना चाहते हैं, आरएल मतलब रिड्यूस लेवल या फिर बोल सकती हूँ मीन सी लेवल से हाइट निकालनी है, तो उसको निकालने के 2 मेथड्स। बिल्कुल आसानी से आपको मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जैसा मेंस में आता है, तो आराम आराम से समझते जाएंगे, जहाँ डाउट आएगा पूछना, पर मैं बोलूँगी पहले आप सबसे पहला ज़रूरी काम है कि ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये 2 मेथड्स हैं, आज का टारगेट है कि हम इन 2 मेथड्स को अच्छे से सीख कर जाएं। यहाँ से सवाल क्योंकि आते हैं। तो पहला मेथड है हमारा राइज एंड फॉल मेथड, दूसरा मेथड है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना राइज एंड फॉल मेथड की। इन 2 मेथड्स में सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव विधि भी इसको बोला जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, राइज एंड फॉल मेथड में क्या करना है। सबसे पहला स्टेप मैं डायग्राम बना के समझाऊंगी आपको। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले मुझे निकालना है कि ग्राउंड में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। मैं समझाती हूँ कि कैसे निकालना है, राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है कैसे निकालना है। तो इसके लिए मैंने लिखा प्रीवियस रीडिंग, पिछले स्टेशन की रीडिंग में से मैं माइनस कर दूंगी प्रेजेंट रीडिंग। अभी जिसको नहीं समझ में आएगा हम एग्जाम्पल से समझेंगे। प्रीवियस रीडिंग में प्रेजेंट रीडिंग को माइनस कर दिया। अब क्या लिखा है कि अगर इसको माइनस करने के बाद एक केस तो बन सकता है कि हमें नेगेटिव वैल्यू मिले, माइनस में वैल्यू आए। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब होगा कि ग्राउंड में फॉल हो रहा है। अगर यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू आए
पॉजिटिव वैल्यू आए, जैसे 3 - 2 किया तो मैम 1 मीटर आया, तो इसका मतलब ग्राउंड में राइज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, राइज एंड फॉल मेथड से इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरा पहला स्टेप क्या होगा, ये फाइंड आउट करना कि ग्राउंड में राइज हुआ या फिर फॉल हुआ। अच्छा, पहले स्टेप पर ही रहते हैं, पहले आरएल निकालने पर, उसके बाद जाते हैं, ठीक है। अब सुनना, मैंने क्या बोला मैम, पहली रीडिंग आप कहाँ पर लेते हो, पहली रीडिंग आप लेते हो बेंचमार्क पर, पहली रीडिंग लेते हो बेंचमार्क पर। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ एग्जांपल अपनी मर्जी से ले रही हूँ जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, पहली रीडिंग बेंचमार्क पर आपने स्टाफ रखा, और मान लेते हैं फर्स्ट रीडिंग मेरे पास आई यहाँ पर 1 मीटर, मान लेते हैं पहली रीडिंग आई यहाँ पर 1 मीटर। फिर मैंने क्या किया, मैम आपको बोला गया था कि ए पर आरएल निकालो, क्योंकि बेंचमार्क तो वो पॉइंट है जिसका मीन सी लेवल से हमें आरएल या फिर रिड्यूस लेवल हमें पता होगा। मैंने इसको कितना मान लिया, 100। ये सब क्या है, मानी हुई चीजें, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब मैम आप ए स्टेशन पर आपने स्टाफ को रखा, ए पर जब आपने स्टाफ को रखा तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपके पास जो रीडिंग आ रही है वो 1.5 मीटर आ रही है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो अगर मुझे निकालना है कि ए स्टेशन पे राइज हुआ या फॉल, तो क्या करूंगी, प्रीवियस स्टेशन की रीडिंग माइनस प्रेजेंट स्टेशन की रीडिंग। प्रीवियस स्टेशन की रीडिंग कितनी है, 1 मीटर, प्रेजेंट स्टेशन की रीडिंग कितनी है, 1.5 मीटर। तो अगर मुझे यहाँ पर ये निकालना है कि राइज हुआ या फिर फॉल हुआ, तो मैंने क्या किया, प्रीवियस रीडिंग मतलब 1 मीटर, प्रेजेंट रीडिंग मतलब 1.5 मीटर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव, तो मैम ये वैल्यू माइनस में आ रही है। अगर वैल्यू माइनस में आएगी तो -0.5 आ रहा है, तो इसका मतलब ग्राउंड में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। क्लियर हो गया। अब मैम मान लीजिए बी स्टेशन पर चलते हैं, बी स्टेशन पर रीडिंग आई 2 मीटर, बी स्टेशन पर आपने रीडिंग ली, वो आई 2 मीटर। तो फॉर ये ए स्टेशन के लिए था, आप बी पर निकालिए राइज हुआ या फॉल। बी के लिए पिछला स्टेशन कौन सा है, बी के लिए पिछला स्टेशन कौन सा है, बी के लिए मैम पिछला स्टेशन ए है, तो पिछले स्टेशन पर रीडिंग कितनी थी, 1.5। बी मतलब प्रेजेंट स्टेशन, प्रेजेंट मतलब जहां पर हम आरएल निकाल रहे हैं, तो बी पर रीडिंग कितनी है प्रेजेंट स्टेशन पर, 2 मीटर। तो 1.5 - 2 फिर से कितना आया, -0.5। नेगेटिव आ रहा है, तो ये बोल सकती हूं कि ग्राउंड में फॉल हो रहा है। क्लियर हो गया। अभी पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहला स्टेप क्या होता है कि राइज है या फॉल। तो इसका मतलब हमें पिछली रीडिंग में से प्रेजेंट रीडिंग को माइनस करते हुए जाना है। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ए पॉइंट है तो बी उसके कंपैरिजन में नीचे है या ऊपर है। फॉल हुआ है तो मतलब बी जो है वो ए से नीचे लाई कर रहा है, राइज हुआ है तो मतलब बी जो है वो ए से ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ तक समझ गए सब लोग। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया था, आप मुझे बताइए, कुछ रीडिंग्स लिखी थी ना हमने यहाँ पर, आप मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में बताइए, अगर ये हमारा ए स्टेशन है, ये हमारा बी स्टेशन है, बताओ बी पे राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है। अगर ये हमारा ए स्टेशन है और ये हमारा बी स्टेशन है, तो बी पर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, और कितना राइज हो रहा है या कितना फॉल हो रहा है। तो मैम बी स्टेशन के लिए बैक साइड जो बेंचमार्क है वो प्रीवियस स्टेशन बन गया। प्रीवियस रीडिंग 0.2, प्रेजेंट रीडिंग 1.2। हाँ, राइज या फॉल चेक करेंगे, क्योंकि लव कुमार हमें हर जगह पे आरएल निकालना है, मुझे हर स्टेशन पे आरएल निकालना है ना, तो हर स्टेशन पे क्या निकालूंगी, राइज हो रहा है या फॉल। तो वेरी गुड सोनू कुमार, ये फॉल हो रहा है 1 मीटर का, ये आपको मैं मानकर चल रही हूँ, अभी के लिए समझ में आया। तो मैंने पहला स्टेप आपको अभी समझाया, अभी हम क्वेश्चन को पूरा नहीं समझे हैं। अब स्टेप 2 देखते हैं कि स्टेप 2 क्या करना है, उसके बाद हम पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पे जाएंगे। तो स्टेप 2 क्या रहने वाला है, स्टेप 2 ये रहने वाला है, अब मुझे आरएल निकालना है। आरएल एट स्टेशन, किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन पर आरएल कितना होगा, ये किसके बराबर होगा, आरएल ऑफ प्रीवियस स्टेशन, आरएल ऑफ प्रीवियस स्टेशन, आरएल ऑफ प्रीवियस स्टेशन, पिछले स्टेशन का आरएल
इसमें मुझे ऐड कर देना है राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, जो भी हो रहा होगा। अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी इसी स्टेप के साथ समझाती हूँ और फिर एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। तो मैम अभी आपने क्या बोला था, पिछली स्लाइड में एक डायग्राम बनाया था और पिछली स्लाइड वाले डायग्राम वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं। 1 मीटर, 1.5 और 2। तो यहाँ ले लिया 1 मीटर, ये ले लिया 1.5 मीटर और यहाँ पर ले लिया 2 मीटर। अगर रीडिंग 2 मीटर है तो इसका मतलब क्या है मैम, ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट 2 मीटर है। अगर रीडिंग 1.5 मीटर है, बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होता है, अगर रीडिंग यहाँ पर बोलिए ना 1.5 मीटर तो मतलब ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट 1.5 मीटर है। अच्छा, तो मैम अभी आपने फॉर स्टेशन ए की बात की थी, तो दोनों स्टेप को हम अप्लाई करके देखते हैं। तो स्टेशन ए पे हमने देखा था फॉल हो रहा था, पहला स्टेप में मैंने निकाला राइज हुआ या फॉल। तो फॉर स्टेशन ए, इसको स्टेशन ए बोला था, इसको स्टेशन बी बोला था, है ना, इसको ए बोला था, इसको बी बोला था। तो ए स्टेशन पर प्रीवियस रीडिंग कितनी थी, 1 मीटर, प्रेजेंट रीडिंग थी 1.5 मीटर, तो ये वैल्यू आई थी -0.5 मीटर। तो इसको हमने बोल दिया था कि ग्राउंड पे फॉल हो रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, RL एट ए स्टेशन पर RL कितना होगा। अब बताइए, इससे पिछला स्टेशन क्या है मैम, बेंचमार्क है। बेंचमार्क पर RL को कितना एज्यूम किया गया है, मान लो 100 मीटर। अब बताओ जरा, जिस भी स्टेशन पर RL को एज्यूम किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उस बेंचमार्क को क्या बोला जाता है। जिस बेंचमार्क, मतलब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचमार्क पढ़े थे, लेकिन जहां पर आप एज्यूम करते हो कि RL 100 मीटर है, 150 है, 200 है, उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। बताया था आपको, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। तो चलिए अब RL एट ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए मैम पिछला स्टेशन क्या है, बेंचमार्क है। तो RL एट बेंचमार्क लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे कि ग्राउंड में राइज हुआ है या फिर फॉल हुआ है, एज पर योर फॉर्मूला, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया। तो यहां से मैं क्या बोलूंगी, RL एट ए इज इक्वल टू बेंचमार्क पर RL कितना था, बेंचमार्क पर RL कितना था मैम, 100 मीटर था, लिख दिया 100 मीटर। फिर क्या किया, प्लस का साइन लगाया। अब राइज या फॉल पहले स्टेप में निकाल लिया है, राइज या फॉल पहले स्टेप में निकाल लिया है, -0.5 मीटर राइज हुआ या फॉल। तो मैम अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगा के माइनस साइन, अगर प्लस में आ रहा है राइज तो ब्रैकेट लगा के प्लस का साइन। तो RL एट ए किसके बराबर आ जाएगा, RL एट ए इज इक्वल टू 100 - 0.5, आंसर क्या आ गया, 99.5 मीटर। RL एट ए इज 99.5 मीटर। क्लियर हो गया। सिमिलरली मैम अगर RL एट बी निकालना होता तो RL एट बी किसके बराबर होता, RL एट बी निकालना होता तो B से मैम पिछला स्टेशन कौन सा है, B से पिछला स्टेशन कौन सा है, B से पिछला स्टेशन A है ना। तो हम क्या लिखते, RL एट ए, B से पिछला स्टेशन है A, और साथ में फॉर्मूला लिख देते कि राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है। तो मैम RL एट ए था 99.5 मीटर, प्लस राइज हो रहा है या फिर फॉल। तो फिर से अगर मैं बी के लिए देखूं तो हमने निकाला था ये वैल्यू 1.5 मीटर -2 मीटर, अगेन फॉल आ रहा था तो -0.5 मीटर। इसका मतलब मैम बी पर RL कितना लिख सकते हैं, इसका मतलब RL एट बी हमारा बन जाएगा 99 मीटर। अब बताओ किसी को राइज या फॉल निकालने में कोई दिक्कत, या फिर किसी को RL निकालने में अभी तक कोई प्रॉब्लम या अभी तक कोई डाउट आया हो तो पूछिए। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट मैं क्या मार्क करूँगी कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी मुझे एक नए स्टेशन का RL निकालना है तो उससे पहले मुझे पिछले स्टेशन का RL जब तक नहीं पता होगा तब तक मैं नए स्टेशन के RL पर नहीं जा पाऊंगी। क्लियर हो गया। जब तक मुझे पिछले स्टेशन का RL नहीं पता होगा तब तक मैं नए स्टेशन का RL नहीं निकाल पाऊंगी। अच्छा, इसी में मैं एक और पॉइंट आगे ऐड करती हूँ। अब ध्यान से देखिए, यही सेम एग्जाम्पल चल रहा है। इसी सेम एग्जाम्पल में क्या हुआ आपको वो लास्ट चीज समझाती हूँ, फिर एक प्रॉपर न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ।
तो मैम ये बेंचमार्क पर आपने बोला था कि रीडिंग आई थी 1 मीटर, फिर आपने यहाँ पर रीडिंग ली थी 1.5 मीटर, फिर आपने रीडिंग ली थी 2.0, यही लिया था ना, 1.5 और 2.0 मीटर। फिर मान लेते हैं नई जगह पर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया, नई जगह पर इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया। अब मैम नई जगह पर जब इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो आपने क्या किया होगा, बैक साइड रीडिंग ली होगी, और फिर मान लेते हैं जैसे ये स्टेशन ए था, ये स्टेशन बी था, ये स्टेशन सी था। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये हमने आगे टेबल में यूज करना है, कान और अपनी आंखें खोलकर देखिएगा क्या बोल रही हूं मैं। अब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन मैम आपने चेंज कर दी, तो आपको अभी बी पॉइंट का आरएल क्या आप निकाल चुके हो? क्या आप बी पॉइंट का आरएल निकाल चुके हो? हाँ मैम, बी पॉइंट का आरएल तो अभी निकाला था हमने, कितना आया था, 99 मीटर। तो मैम इस एग्जांपल में आप बी पॉइंट का आरएल लिख दो। बी पॉइंट का आरएल मतलब मीन सी लेवल से बी स्टेशन यहाँ से 99 मीटर पर है, ये तो मैम हमें पता था। अब जब आप नई जगह पर जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा तो आपने बैक साइड रीडिंग ली। अब सुनना, अब मैंने बोला कि बैक साइड रीडिंग मान लेते हैं 0.5 मीटर थी, और जो फोर साइड मतलब जो अगली रीडिंग थी वो हमारे पास 2.0 मीटर आई। ये 0.5 थी और वो 2.0 आई। अब मुझे बताना सी स्टेशन पर, फोर स्टेशन सी, अब मुझे क्या निकालना है। अब मैंने बात जो आपको ध्यान से इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है, गलती होती है वो देखना। सी पर निकालना है राइज हो रहा है या फॉल, तो सी के लिए पिछला स्टेशन कौन सा होगा, फोर स्टेशन सी, राइज हो रहा है या फॉल। मैं आपको बोल रही हूँ आज इस टॉपिक को जैसा मैं पढ़ाऊंगी अगर वो पढ़ लेते हो कभी भी गलती नहीं होगी, ना ही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ना ही राइज एंड फॉल मेथड में, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी ही ऐसे कि आपको चीज़ें दिमाग में वो इमेज बन जाए कि कौन सी रीडिंग कहाँ आ रही है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप कॉलेज का यूनिवर्सिटी पेपर भी दे दो उसमें भी आते हैं ये क्वेश्चन। अब बताओ सी स्टेशन के लिए पिछला स्टेशन है बी। अब मैम बी स्टेशन की प्रीवियस रीडिंग में कौन सी निकालूं कि मुझे सी पे राइज या फॉल मिल सके। बी पे तो दो रीडिंग आई है, एक फोर साइड है और एक बैक साइड है। अपने आप दिमाग लगा के मुझे जरा ये बताइए कि सी पर निकालना है राइज है या फॉल, किन दो रीडिंग को माइनस किया जाए भाई। एक रीडिंग ये है मैम, एक रीडिंग ये है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो पता चल जाएगा कि सी पे कितना फॉल हो रहा है। मैम इस रीडिंग में से इस बड़ी को माइनस कर दूं तो मुझे इन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस मिल जाएगा या नहीं। तो बोलने का मतलब है कि बी पॉइंट तो चेंज पॉइंट था, बी पॉइंट तो चेंज पॉइंट था। जब आपने बी पर आरएल निकाला तो एक ही स्टेशन का आरएल लिया और राइज या फॉल लिखा। बी पर आरएल निकालने के लिए ए स्टेशन का राइज या फॉल लिखा, लेकिन जब आप सी स्टेशन पर जाएंगे तो मैम प्रीवियस रीडिंग क्या बन जाएगी, सी के लिए प्रीवियस रीडिंग क्या बन जाएगी, प्रीवियस रीडिंग बन जाएगी प्रीवियस माइनस प्रेजेंट। अच्छा ग्रीन से नहीं लिखना है, यहाँ पर ग्रीन में दिक्कत आती है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीवियस माइनस प्रेजेंट, प्रीवियस माइनस प्रेजेंट। तो इसका मतलब अब हम प्रीवियस रीडिंग कौन सी लेंगे, 0.5 मतलब बैक साइड रीडिंग। प्रेजेंट रीडिंग कितनी है, 2.0 मीटर। राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है या फॉल, इस बात को दिमाग में रखना। जब हम नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं प्रीवियस रीडिंग बैक साइड रीडिंग आ रही है, क्यों आ रही है वो बना के दिखाइए आपको। तो प्रेजेंट प्रीवियस माइनस प्रेजेंट किया, 0.5 माइनस 2.0 मैं माइनस 1.5 आया, नेगेटिव का मतलब फॉल आया। अच्छा अब मैं अगर बोलूं कि आर एल एट सी निकालो तो आप बोलेंगे आर एल एट बी मैम हमें पता था, प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, साथ में लिखेंगे कि राइज हुआ या फॉल। तो मैम आर एल एट बी, बी पर आर एल तो आपने 99 निकाला ही था, 99 मीटर, प्लस राइज हुआ या फॉल उसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए जितना भी हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 97.5 मीटर आ रहा है ना, 97.5 मीटर। वेरी गुड, कोई डाउट अभी किसी को, बस इतनी सी चीजें करनी है आपको। तो प्रीवियस में से प्रेजेंट रीडिंग को माइनस करना है, वैल्यू माइनस आती है तो फॉल होगा, प्लस आती है तो राइज होगा। जहां पर भी हमारा चेंज पॉइंट होगा, जहां पर भी हमारा चेंज पॉइंट होगा
वहाँ 2 रीडिंग होगी। जब आप नई जगह पर जाओगे तो प्रीवियस रीडिंग बैक साइड बन जाएगी और प्रेजेंट रीडिंग तो वो होगी जहाँ पे आरएल निकालना है। जैसे सी पे आरएल निकालना है तो सी पर जो रीडिंग ली गई होगी वो हमारी इसकी प्रेजेंट रीडिंग होगी। क्लियर हो गया? अब चलिए अब ले जाती हूँ आपको एक प्रॉपर पूरे क्वेश्चन के ऊपर। ये मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ये टेबल में बना के क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ, अगर टेबल में मिसिंग वैल्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप मुझे सब लोग यहाँ पर एक्टिव होके आंसर देंगे। ये कुछ रीडिंग्स लिखी गई हैं ऊपर, सारी रीडिंग्स जो है वो मीटर में है। आपको क्या बोला है, आरएल ऑफ बेंचमार्क हमें 100 मीटर लेना है। इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर 3rd and 7th रीडिंग। तो बताओ तीसरी और 7वीं रीडिंग के बाद अगर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है तो तीसरी रीडिंग कौन सी होगी और 7th रीडिंग कौन सी होगी, बता सकते हो? हाँ मैम, तो पहली रीडिंग तो हमारी हमेशा क्या होती है, बैक साइड रीडिंग। फिर देखते हैं ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तीसरी के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है तो ये कौन सी होगी मैम, 4 साइड रीडिंग होगी। फिर तीसरी के बाद 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6 और 7। तो इसका मतलब मैम जो 7th रीडिंग होगी वो भी कौन सी होगी, 4 साइड होगी। हमें पता है 4 साइड के बाद हमेशा कौन सी रीडिंग आती है, बैक साइड। 4 साइड के बाद हमेशा कौन सी आती है, बैक साइड। तो 4 साइड के बाद बना दिया बैक साइड, 4 साइड के बाद बना दिया बैक साइड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब तो क्लियर है किस इंस्ट्रूमेंट को किसके बाद शिफ्ट किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। मैम बैक साइड और 4 साइड के बाद बीच में कौन सी रीडिंग होती है, इंटरमीडिएट साइड। बैक साइड और 4 साइड के बीच में जो रीडिंग होती है इंटरमीडिएट साइड, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट साइड। तो यहाँ पर मैम ये कुछ ऐसे बन गया, बैक साइड और ये सारी चीज़ें, और जो लास्ट रीडिंग होती है वो हमेशा 4 साइड रीडिंग होती है। किसी को कोई डाउट ये पहचानने में? ये सारी रीडिंग्स को आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए जल्दी से, ये सारी रीडिंग्स को अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, क्योंकि अभी एक टेबल की फॉर्म में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग मुझे बताते जाएंगे और साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे। चाहे अगर कोई अभी नोट्स नहीं बना रहा है, एक रफ सा कागज़ ले लीजिए अपने पास और उसमें इन रीडिंग्स को जल्दी से लिख लीजिए। तो अभी हमने देखा कौन सी रीडिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बैक साइड 4 साइड। अब मैंने कौन सा मेथड पढ़ा अभी, राइज एंड फॉल मेथड। तो मैं राइज एंड फॉल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहती हूँ। तो अब मैं बार बार डायग्राम नहीं बना सकती हूँ, अब मैं आसानी से इसको कैसे सॉल्व करूँगी, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन कुछ यहाँ करूँगी, कुछ टेबल में करूँगी। तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे पहला कॉलम है हमारा स्टेशन का, दूसरे में बनाया मैंने बैक साइड, ये रीडिंग लिख लेना ऊपर से, फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर 4 साइड, फिर राइज, फिर फॉल, और लास्ट कॉलम जो हम आरएल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला हम स्टेशन मान लेते हैं, अगर मान लीजिए बेंचमार्क। आंसर करना, क्या मैं बोल सकती हूँ कि पहली रीडिंग बैक साइड कॉलम में आएगी? अगर पहला स्टेशन बेंचमार्क है, पहली रीडिंग बैक साइड कॉलम में आएगी, तो पहली रीडिंग बैक साइड कॉलम में आ गई 2.5 मीटर। आरएल ऑफ बेंचमार्क कितना दिया हुआ था, आरएल ऑफ बेंचमार्क 100 मीटर दिया हुआ था। कोई डाउट यहाँ तक तो बताइए। अब मैं आगे वाले सारे स्टेशंस को नाम देती हुई जाऊंगी, ठीक है? तो हमें पता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, तो 7th के बाद चेंज हुआ था ना हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो 7th रीडिंग हमारी 4 साइड होगी और तीसरी रीडिंग भी 4 साइड होगी। तो मैंने इसमें यह छोटा सा लिख लिया ताकि मैं टेबल में उसको सही फिल कर सकूं। अब बहुत ध्यान से देखना, अब अगले स्टेशन को नाम दे दिया स्टेशन ए, अगले स्टेशन को नाम दे दिया स्टेशन ए। स्टेशन ए वाली रीडिंग कौन सी है मैम, ये बैक साइड था, ये 4 साइड था, ये इंटरमीडिएट साइड था ना। ए को मैं इंटरमीडिएट साइड पे क्या 3.0 मीटर पुट कर दूं, ए पर क्या 3.0 मीटर पुट कर दूं। स्टेशन के नाम हम इस तरीके से रखेंगे, पहला बेंचमार्क है गौतम नीलू, आगे ए बी सी डी ई एफ करके नाम दे दीजिए, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये आ गया हमारा स्टेशन बी, तो मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ। तो ये हमारा आ गया बेंचमार्क, ये आ गया स्टेशन ए, ये आ गया स्टेशन बी, फिर उसके आगे
यहाँ पर लिखती भी जाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब देखिए ये आ गया बेंचमार्क, ये आ गया स्टेशन ए। अब जो बी स्टेशन है, बी स्टेशन पर फोरसाइट रीडिंग आई है, बी स्टेशन पर फोरसाइट रीडिंग आई है 3.9 मीटर। बी स्टेशन पर फोरसाइट रीडिंग क्या मैं 3.9 मीटर यहाँ लिख सकती हूँ ऐसे, बी स्टेशन पर 3.9, कोई डाउट? अब हमें पता है मैम जिस स्टेशन पे फोरसाइट आती है उसी पे ही तो बैक साइड आती है, क्योंकि फोरसाइट के बाद जो अगली रीडिंग थी वो बैक साइड थी। अब इस चीज को क्लियर करना, मैम जहां फोरसाइट आती है उसी स्टेशन पर, जिस स्टेशन पर आपने लास्ट रीडिंग ली होगी उसी पे तो आपने बैक साइड रीडिंग ली होगी, एक ही जगह होगी ना। तो इसका मतलब बैक साइड वाला जो चीज होगी 0.6 वो मुझे बी के आगे लिखना है। ली पहले ये गई है, बाद में आपने लिखा इसको, बोलो दोनों एक में ही आएगा। तो यहां से बी पॉइंट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, बी स्टेशन चेंज पॉइंट हो गया, सीपी। आगे चलते हैं, अब सी को लिखते हैं। इससे अगली रीडिंग कौन सी है, इंटरमीडिएट साइट है, इंटरमीडिएट साइट है मैम, ये भी इंटरमीडिएट साइट है। तो क्या मैं सी को यहां पर लिख सकती हूँ, ये सी हो गया और ये डी हो गया। सी पर 1.5 इंटरमीडिएट साइट और डी पर 2.3 इंटरमीडिएट साइट, बताइए सी और डी। तो मैम अगली रीडिंग जो आपने 1.5 लिखी वो इंटरमीडिएट में लिखी, 2.3 लिखी वो इंटरमीडिएट में लिखी, अगली रीडिंग को आप 2.9 फोरसाइट वाले कॉलम में लिख लो, और फोरसाइट वाली जहां रीडिंग आई होगी बैक साइड भी वहीं आएगी, तो 3.10 वहां लिख लो। ABCD चाहे बाद में नाम दे देना, पहले लिख लीजिए। और जो लास्ट रीडिंग होगी वो हमेशा फोरसाइट होगी, तो इसको आप 0.9 फोरसाइट कॉलम में लिखो। जल्दी से टेबल देखो, अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछो। तो मैंने अब इसको नाम दे दिए ABCD E और F, ABCD E और F। सबसे पहली रीडिंग बेंचमार्क पर बैक साइड रीडिंग, वहां पर RL कितना था, 100 मीटर था। फिर ए स्टेशन लिया, ए स्टेशन पर इंटरमीडिएट साइट थी, इंटरमीडिएट में लिख दिया। अगली फोर साइट थी मैम 3.9 लिख दिया, जहां फोर साइट ली है वहीं बैक साइट ली है 0.6 लिख दिया। उसके बाद इंटरमीडिएट 1.5, उसके बाद इंटरमीडिएट 2.3, 2.9 क्या था, फोर साइट, जहां फोर साइट है वहीं बैक साइट है, और लास्ट रीडिंग भी हमारी फोर साइट हो गई। अब देखना, अब टेबल से कैसे प्रोसीड करेंगे, टेबल को और कैलकुलेशन को साथ साथ देखते जाइएगा। यहाँ देखना, सबसे पहले मुझे बताना फॉर स्टेशन ए जो 3 फॉर स्टेशन ए, स्टेशन ए पर, ये मैं हर स्टेप में नहीं लिखूंगी, आपको सिर्फ स्टार्टिंग में समझाने के लिए लिख रही हूँ। राइज हो रहा है या फॉल, क्या करेंगे मैम, प्रीवियस रीडिंग माइनस प्रेजेंट रीडिंग, 2.5 माइनस 3.0, प्रीवियस रीडिंग माइनस प्रेजेंट रीडिंग करेंगे। अगर प्रीवियस माइनस प्रेजेंट किया तो क्या आ रहा है, फॉल आएगा, माइनस 0.5 मीटर आ रहा है। तो मैम जब आप RL एट ए निकालेंगे किसके बराबर होगा, RL जितना बेंचमार्क पर होगा, प्लस निकालेंगे, प्लस लिखेंगे राइज हो रहा है या फॉल। मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो RL एट बेंचमार्क कितना था मैम, 100 मीटर प्लस माइनस 0.5, तो ये वैल्यू आई 99.5 मीटर, ऐसे लिखोगे। अब आगे जरा इसको टेबल में सॉल्व करते हैं। और मैम अगर टेबल में दिया होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्रीवियस रीडिंग, देखो ऐसे कॉर्नर में चलेंगे हम जैसे एरो बना रहे हैं, प्रीवियस रीडिंग माइनस प्रेजेंट रीडिंग, 2.5 माइनस 3.0। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो राइज कॉलम में लिखो, अगर माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है तो फॉल कॉलम में लिखो। तो प्रीवियस रीडिंग बेंचमार्क पर थी, प्रेजेंट रीडिंग ए पर है, तो ये पिछला है, ये अगला स्टेशन है। तो 2.5 माइनस 3.0 किस में लिखूंगी, 0.5 फॉल वाले कॉलम में, ठीक है, 0.5 फॉल वाले कॉलम में। अब मैम RL में फॉल वाला कॉलम वैल्यू मतलब माइनस में है वैल्यू, फॉल में जब वैल्यू लिखी है तो मतलब नेगेटिव आई है तभी लिखी है, तो इसका मतलब 100 में से इसको माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आई 99.5 मीटर। कैसे आई, 100 माइनस 0.5, 100 माइनस 0.5, ये आ गया 99.5। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मुझे स्टेशन बी देखना है, स्टेशन बी पे देखना है राइज हुआ या फॉल हुआ,
स्टेशन बी के लिए, स्टेशन बी ये था ना हमारा, स्टेशन बी ये था, इसके लिए पिछला स्टेशन कौन सा है 3.0, तो 3.0 इसके लिए प्रीवियस रीडिंग है और प्रेजेंट रीडिंग कितनी है 3.9। जब प्रीवियस माइनस प्रेजेंट किया तो वैल्यू नेगेटिव आई, कितनी माइनस आ रही है -0.9 आ रही है। तो जब आप RL एट बी निकाल रहे हो तो किसके बराबर आएगा RL एट ए प्लस क्या लिख दिया राइज हुआ या फिर फॉल हुआ। तो RL एट ए कितना निकाला था 99.5 प्लस क्या लिख दिया -0.9, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 98.6 मीटर। बोलिए समझ में आया? मैं आपको इसलिए हर एक स्टेप समझा रही हूँ ताकि आपको कभी डाउट ना रहे इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। तो मैम जब आप अगले स्टेशन की तरफ बढ़े, जब आप अगले स्टेशन मतलब 3.9 जो था वो प्रेजेंट था, 3.0 प्रीवियस था, तो ये कुछ ऐसी कहानी थी ना, ये कुछ ऐसी कहानी थी कि आपका जो पहली रीडिंग आपने ली थी वो 2.5 मीटर थी, अगली जो रीडिंग ली थी मैम 3.0 थी, अगली जो रीडिंग थी वो 3.9 थी, उसके बाद आपने बैक साइड रीडिंग ली थी 0.6। समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा है सबको? एक बार बता दीजिए मुझे 1.5। तो ऐसा कुछ बन रहा है। तो अब मैं आगे जब इसको टेबल में सॉल्व करूंगी तो अब आप देख रहे हो कि बी स्टेशन के आगे बैक साइड में भी रीडिंग लिखी है और फोर साइड में भी रीडिंग लिखी है, लेकिन जब मुझे टेबल से इसको सॉल्व करना है तो प्रीवियस माइनस प्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी, प्रीवियस माइनस प्रेजेंट करा तो किससे किसको माइनस किया, ये आपको तभी समझ में आया क्योंकि मैंने पीछे कैलकुलेशन करके दिखाई। प्रीवियस माइनस प्रेजेंट किया मैम 3.0 माइनस 3.9, वैल्यू आई 0.9 मीटर। अब 99.5 में माइनस करो 0.9, 98.6 मीटर मेरे पास नए स्टेशन का RL आ गया। अब मैम सी के लिए क्या करना है? अब याद कीजिए जो आपको पीछे एग्जाम्पल बताया था, याद कीजिए जो आपको अभी पीछे कुछ देर पहले ही एग्जाम्पल बताया था कि जब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज होती है तो नई जगह पर जाकर प्रीवियस रीडिंग कौन सी होती है बैक साइड, और फिर ये प्रेजेंट रीडिंग तो वही रहती है, इसलिए आपको ये समझाया था। तो इस टेबल में मैम आपको बस ये एरो को ऐसे लेते जाना है। तो जब आप यहाँ पर पहुंचे सी स्टेशन पर, सी के लिए प्रीवियस कौन सी लेनी है बैक साइड, 0.6 माइनस 1.5, अगेन हमारा फॉल आया 0.9 मीटर। समझ आ रहा है ना कैसे आया ये चीज? या फिर यहाँ लिखूं 0.6 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो हमारे पास वैल्यू आई नेगेटिव में। अब 98.6 क्योंकि माइनस में वैल्यू है, माइनस 0.9 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 97.7 मीटर, 97.7 मीटर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैम डी स्टेशन है, डी के लिए पिछला स्टेशन कौन सा है सी स्टेशन है, तो प्रीवियस माइनस प्रेजेंट यहाँ भी लगा दीजिए। तो यहाँ पर 1.5 माइनस 2.3 लगाएंगे, फिर से वैल्यू माइनस में आ रही है, फिर से वैल्यू माइनस में आ रही है, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.8 मीटर। चेक कर लीजिए साथ साथ कि सेम वैल्यू आ रही है या नहीं। प्रीवियस डी के लिए पिछला स्टेशन सी, प्रीवियस माइनस प्रेजेंट किया, वैल्यू नेगेटिव में आई, नेगेटिव में आई तो फॉल कॉलम में लिख लिया। अब 97.7 माइनस 0.8 करो वैल्यू कितनी आ रही है, वेरी गुड 96.9 मीटर, 96.9 मीटर। अब फिर से मैम जब हम इस टेबल में देखते हैं, हाँ जब फिर से हम इस टेबल में देखते हैं तो इस टेबल में क्या है, अब ई स्टेशन पर दो रीडिंग्स हैं, क्या मैं ई स्टेशन को चेंज पॉइंट बोल सकती हूँ? क्योंकि ई पर दो रीडिंग्स ली गई हैं, बैक साइड भी और फोर साइड भी, क्या मैं इसको चेंज पॉइंट बोल सकती हूँ, यस और नो? इसको चेंज पॉइंट बोल सकती हूँ। तो मैम जब चेंज पॉइंट होगा तो प्रीवियस और प्रेजेंट कौन सा होगा, प्रीवियस तो जो स्टेशन की होगी और प्रेजेंट बन जाएगा हमारा ये फोर साइड रीडिंग, बैक साइड को तो हम बाद में यूज करेंगे। तो प्रीवियस जैसे यहाँ किया था, तो मैम प्रीवियस माइनस प्रेजेंट, प्रीवियस माइनस प्रेजेंट, तो अब आप यहाँ करोगे तो ये 2.3 माइनस 2.9 किया, अगेन वैल्यू मेरी फॉल वाले कॉलम में गई 0.6 मीटर, और 96 माइनस 0.6 मीटर कितना आया 96.3 मीटर, 96.3
3 मीटर। आप में से कुछ लोग ऐसे थे पहले कि आपको इन टेबल में डाउट ही रहता था कि वैल्यू आ कैसे रही है, और आई होप मैं आपको आज वो चीज़ क्लियर करवा पाई होंगी। होप ही कर सकते हैं अब, है ना मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ना ज़्यादा पता चल रहा है, लेकिन हाँ, जिनको नहीं समझ में आता होगा उनको कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब सेम मैम लास्ट स्टेशन में प्रीवियस रीडिंग ये 4 साइड था, तो मैम बैक साइड में से ही माइनस करेंगे। तो 3.10 माइनस 0.9, लास्ट में राइज की जगह क्या हो गया, सॉरी फॉल की जगह क्या आ गया, राइज, क्योंकि मैम 3.10 में से 0.9 को माइनस करेंगे। तो प्रीवियस रीडिंग इज 3.10 माइनस 0.9। अब हमारी वैल्यू किस कॉलम में जाएगी, इसको तो यही लिखना पड़ेगा, अरे ये थी हमारी 2.3 माइनस 2.9। अब इन दो को माइनस किया तो 3.10 माइनस 0.9 आया, तो ये हमारी राइज वाले कॉलम में गई। राइज वाले कॉलम में कितना हुआ ये राइज बताना मुझे, 2.2 का हो रहा है ना, राइज वाले कॉलम में हुआ 2.2 मीटर। तो अब मैम ये राइज वाले कॉलम में अगर आई वैल्यू, तो मैं नए स्टेशन पे आरएल कैसे निकालूंगी, पिछले स्टेशन का आरएल कितना था 96.3 प्लस राइज या फॉल, तो अब राइज है तो सीधा मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगी, और लास्ट वाले का आंसर कितना आ गया 98.5 मीटर। लो अब आपका मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप ईएससी के लिए प्रिपेयर करोगे उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बीच में कोई एक मिसिंग वैल्यू एक्स लिख देंगे, बोलो ये एक्स क्या है, तो एक्स पहचानना मुश्किल है, क्योंकि आसान है, क्योंकि मुझे पता है किसको किससे माइनस करके क्या आ रहा है, किसको किससे माइनस करके क्या आ रहा है। तो अब आपको यहाँ से कोई भी सवाल आए आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा राइज एंड फॉल मेथड का एक प्रॉपर क्वेश्चन है। किसी को कोई टर्म्स में कोई डाउट आया हो या समझ नहीं आया हो, कोई टर्म कहाँ से आई तो बताइए। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा राइज एंड फॉल मेथड। अब राइज एंड फॉल मेथड में जब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद हमें होता है कि हम चेक अप्लाई करें। जब आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आपको फाइनली एक चेक अप्लाई करना पड़ेगा कि आपने जितनी भी वैल्यूज निकाली है क्या वो सही है या नहीं। वो चेक कैसे अप्लाई करेंगे, समीशन बैक साइड माइनस समीशन फोर साइड। अगर आपका लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, चेक करके देखो सेम आ रहा है या नहीं। ये किसके बराबर आएगा, समीशन मतलब सम कर देना सभी का, राइज माइनस समीशन फॉल, क्या ये इसके बराबर आ रहा है। तो समीशन बैक साइड और समीशन फोर साइड, मतलब बैक साइड की सारी रीडिंग्स को सम कर दो, 2.5 प्लस 0.6 प्लस 3.10, 2.6। अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो होमवर्क क्वेश्चन दे देती, अभी नहीं है, मैं अगली क्लास में कोशिश करती हूँ कोई लेकर आती हूँ क्वेश्चन। तो बैक साइड का सम कितना आ रहा है मैम, बैक साइड का सम कितना आ रहा है जल्दी से बता दो एक बार। बैक साइड का सम आना चाहिए आपके पास, इन सबको ऐड कर दो तो ये 6.2 आ रहा होगा, ये प्लस ये 3 4 5, ये देखो 6.2 आ रहा है या नहीं। समीशन ऑफ बैक साइड हमारे पास कितना आ रहा है, वैसे ही समीशन ऑफ फोर साइड मतलब 3.9 प्लस समीशन फोर साइड मतलब 3.9 प्लस 2.9 प्लस 0.9, इन सब का सम कितना आ रहा है समीशन ऑफ फोर साइड का 7.7 आ रहा है। इन सभी का अगर मैं सम देखूंगी ये वाली चीज, तो अब समीशन बैक साइड माइनस फोर साइड कीजिए तो 6.2 माइनस 7.7। लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल चेक कीजिए कितना कितना है। लास्ट आरएल इज 98.5 माइनस 100, 98.5 माइनस 100। समीशन राइज माइनस समीशन फॉल, जितना भी राइज हुआ है, राइज तो सिर्फ 2.2 मीटर का हुआ है, समीशन राइज 2.2 माइनस जितना भी फॉल हुआ है, फॉल में इन सारी चीज़ों को ऐड कर दो, 0.5 प्लस 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.8, तो देख लो समीशन ऑफ फॉल कितना आ रहा है। क्या ये सारी वैल्यूज जो हैं आपकी बराबर आ रही हैं, क्या आपके पास सारी वैल्यूज 1.5 आ रही है, माइनस 1.5 मीटर माइनस 1.5 मीटर ये आ रही है। अगर आपको चेक करना है आप इसका मॉड का साइन लगा लीजिए, और अगर ये सारी इक्वल आती है तो इसका मतलब मैंने जितनी भी
जितनी भी एंगल निकल रहा है मुझसे, क्योंकि एंगल पढ़ रहे हैं ना अभी तक, तो हमने जितनी भी वैल्यूज सॉल्व की है वो सारी हमारी क्या है, जितनी भी वैल्यूज अभी सॉल्व करके निकाली हैं, अगर वो सारी हमारी इक्वल हैं तो देयर इज नो मिस्टेक, हमने कोई गलती नहीं की है जब भी हम लोग काम कर रहे थे। तो हर जगह पर वैल्यू कितनी आ रही है, इनको माइनस करके 1.5 आ रहा है। कोई डाउट किसी को? चेक लगा लिया, समझ गए? अब देखो अगला वाला मेथड आसानी से हो जाएगा, राइज एंड फॉल मेथड, समझ गए? अभी मैं बताऊंगी किस मेथड को कहां पर यूज किया जाता है, कहां पर प्रेफर किया जाता है कि किस मेथड को यूज करना है। सेम क्वेश्चन क्या सबने अपनी नोटबुक पे लिखा हुआ है? जल्दी से बताओ, सेम क्वेश्चन क्या सबने अपनी नोटबुक पे लिखा हुआ है ना? अभी सेम क्वेश्चन को हम इतनी जल्दी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से सॉल्व कर देंगे कि आपको भरोसा भी नहीं होगा कि ये हो कैसे गया इतना जल्दी। ठीक है, अब देखना, तीनों इक्वल होने चाहिए, दो नहीं प्रियांश, तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर एक भी हमारा गड़बड़ आ रहा है तो इसका मतलब हमारा गलत है। ठीक है, तो 3.7 कैसे आ रहा है, क्या कह रहे हैं आप? ये तो तीनों इक्वल होने चाहिए, ये जो मैंने पीछे वैल्यूज लिखी थी, अगर ये तीनों बराबर हैं मतलब सभी वैल्यूज हमारी करेक्ट है। अब दूसरा मेथड आपने बताया था मैम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिससे हम आरएल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, पिछले वाले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, क्या करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आसान भाषा में समझा रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। क्या किया मैम, आपने बोला कि सबसे पहले तो ये मीन सी लेवल है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। ये हमारा बेंचमार्क है, बेंचमार्क पर अगर मैं लिखती हूँ बेंचमार्क पर आरएल 100 मीटर, तो मतलब मीन सी लेवल से बेंचमार्क तक की हाइट कितनी है ग्राउंड पर, 100 मीटर है। मैम आपने बताया था जब इंस्ट्रूमेंट लेवल होगा, जब इंस्ट्रूमेंट लेवल होगा क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है उसी को ही हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट इज नोन एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन। बताइए कब होता है ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बराबर जब आपका इंस्ट्रूमेंट लेवल होगा। कंडीशन क्या है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा जब प्रॉपर लेवल होगा। बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं? अब देखो जब मैम आपने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को रखा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 100 मीटर, जब आरएल बेंचमार्क गिवन होगा, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है मैम, आपने सबसे पहली रीडिंग बैक साइड रीडिंग ली होगी, यस और नो? आपने सबसे पहली रीडिंग बैक साइड रीडिंग ली होगी, तो मान लो आपने जो पहली रीडिंग ली है वो 2 मीटर आई है, पहली रीडिंग जो ली है वो 2 मीटर आई है। आप मुझे बताइए मीन सी लेवल से लेकर ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक की हाइट, मीन सी लेवल से लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक की हाइट कितनी दिखाई दे रही है आपको इस डायग्राम से? मीन सी लेवल से लाइन ऑफ कॉलिमेशन की हाइट कितनी दिखाई दे रही है, बोलो? इसका सिग्निफिकेंस नेगेटिव पॉजिटिव गणेश मैं दोनों मेथड के बाद बताऊंगी। ठीक है, आपको सिर्फ चेक करना है क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। तो मैंने मॉड का साइन लगाया था और अभी पीछे आप अगर देखेंगे, क्यों आप उसी चीज में रहते हैं, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, मॉड बैक साइड -4 साइड, लास्ट आरएल फर्स्ट आरएल, राइज -4। तो अगर आप सभी वैल्यू को निकालो, अगर ये इक्वल आ रही है तो इसका मतलब आपने करेक्शन, आपने सारी वैल्यू सही निकाली। तो अब देखिए आपने क्या किया, मीन सी लेवल से बेंचमार्क पर जो बैक साइड है वो री, तो ये आपने बोला 100 + 2 102 मीटर आएगा। आपने कहा ये वैल्यू जो बन रही है मैम 102 मीटर बन रही है, तो मैं यहाँ पर क्या ऐसे लिख सकती हूँ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब आपने ही मुझे फॉर्मूला बता दिया कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल्स टू आरएल एट बेंचमार्क, आरएल एट बेंचमार्क, बेंचमार्क पे कितना आरएल था प्लस बैक साइड रीडिंग। कोई डाउट किसी को? क्या आपने ऐसे ही बोला कि ये 102 आएगा, आरएल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड 100 + 2। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखना, अब मैम इसके बाद आप जो अगली रीडिंग लोगे ये इंटरमीडिएट साइट है मान लीजिए। अब इंस्ट्रूमेंट को आपने घुमाया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और यहाँ पर इसी डायग्राम को देखना, और आपने जो यहाँ पर रीडिंग ली मैम मान लीजिए वो रीडिंग आई 1.0। 1.0 का मतलब क्या है, ग्राउंड से लेकर यहाँ वाले पॉइंट पर जहाँ रीडिंग मार्क है, ग्राउंड से इस रीडिंग तक की हाइट कितनी है,
1 मीटर है। क्या आप मुझे बता सकते हो जब तक इंस्ट्रूमेंट यहीं पर पड़ा है क्या ये 102 मीटर में कोई चेंज आएगा? मैम जब तक इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन सेम है, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को आपने कहीं शिफ्ट नहीं किया है, ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक 100 ही रहेगी और लाइन ऑफ कॉलिमेशन तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। क्या ये 102 ही रहेगा अभी भी, चाहे ये अगली रीडिंग भी ले रहा है? 102 ही रहेगा जब तक इंस्ट्रूमेंट यहीं पर ही है। तो मैम ये पूरी हाइट तो आपने बताई थी 102, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट जो थी वो 102 थी। अब ये वाली हाइट जो है ये 1 मीटर है। कैसे? स्टाफ पे रीडिंग पढ़ के निकाला। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाली हाइट कितनी होगी? मतलब मीन सी लेवल से अगर ये कोई स्टेशन ए है, क्या मुझे बता सकते हो कि स्टेशन ए की हाइट कितनी होगी? इस डायग्राम को देखकर अगर आपने बता दिया तो अगला फॉर्मूला लिख पाऊंगी मैं, RL एट एनी स्टेशन, किसी भी स्टेशन पर अगर मुझे RL निकालना है तो कैसे निकाला आपने? 101 कैसे निकाला बताओ? मैम ये पूरे 102 में से अगर 1 माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा ना। इस पूरे 102 में से 1 माइनस कर दो तो क्या 101 आ जाएगा? ऐसे ही माइनस किया ना। तो इसका मतलब RL एट एनी स्टेशन कैसे निकाल सकते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाल सकते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या करें? माइनस। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में माइनस कर दीजिए रीडिंग, पर रीडिंग कौन सी माइनस करेंगे? मैम बैक साइड से तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं, इसके अलावा तो 2 ही रीडिंग होती है, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, क्योंकि बैक साइड जहाँ आएगा वहाँ पर तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। क्यों? मैं समझाती हूँ आपको। तो ये 2 फॉर्मूलाज बन गए। कहाँ से बने? उस डायग्राम से बन गए। अब मुझे बताना यहाँ पर एक मैंने 4 साइड लिखी, मैंने यहाँ लिखी 4 साइड और वो रीडिंग है 1.5 मीटर। बताओ RL एट बी कितना होगा? बताइए कि RL एट बी कितना होगा? अगर मैंने 4 साइड निकाला बी स्टेशन पर 1.5 मीटर तो RL एट बी कितना होगा? अब प्रीवियस स्टेशन नहीं है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो एक ही रहेगा। राइज एंड फॉल मेथड में क्या होता था कि मैम पिछले स्टेशन से ही हम अगले स्टेशन पे प्रोसीड करते थे। पिछले स्टेशन से जब तक पिछली वैल्यू नहीं पता हम अगले का RL नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में क्या है, एक ही जगह पे इंस्ट्रूमेंट को रखा है। अब बताओ बी पे RL कितना होगा? आप बोलेंगे मैम 102 में से 1.5 माइनस कर दूं। देखना 102 में से माइनस 1.5 कर दूं, क्या मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी? 102 में से 1.5 माइनस कर दूं तो क्या आपने पिछले स्टेशन के RL को छेड़ा यहाँ पर कि पिछले स्टेशन का RL कितना है? क्या उसको कुछ आपने छेड़ा और उसको वैल्यू को चेंज किया? नहीं किया। आपने पिछले स्टेशन से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, आपने सीधा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली थी 102 मीटर, 102 में माइनस कर दिया 1.5, आपको नए स्टेशन पे RL मिल गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। अच्छा, अभी ये 2 फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूला को क्या जो आपने अभी क्वेश्चन करवाया था, क्या जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाया था, अच्छा उसकी रीडिंग्स मैंने यहाँ नहीं लिखी, जो अभी क्वेश्चन करवाया था उस केस में अगर मुझे अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? उस केस में अगर मुझे इस सेम फॉर्मूला को अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? तो रीडिंग मुझे उसके लिए यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो देखिए, तो उसमें क्या क्या रीडिंग्स थी बताना मुझे। मैं 2-3 रीडिंग लिख रही हूँ। एक तो 2.5 थी, 2.5, 3.0, 2.5, 3.0, 0.6, 3.0, 3.9 और अगली रीडिंग थी 0.6। यही रीडिंग थी 0.6। ठीक है, कुछ रीडिंग्स मैं यहाँ लिख रही हूँ और यहाँ से देखते हैं। RL एट बेंचमार्क, आंसर करते जाना। RL एट बेंचमार्क कितना था? 100 था। तो मैम अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं ड्रॉ भी करूंगी और कैलकुलेशन भी करते जाऊंगी, सारा ध्यान यहाँ रखना। बेंचमार्क पर RL कितना था? मैम 100 मीटर था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मीन सी लेवल से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 100 मीटर है। पहली रीडिंग कितनी ली थी? बैक साइड रीडिंग कितनी? 2.5 मीटर। बताओ यहाँ पर
जब तक इंस्ट्रूमेंट इसी जगह पर रहेगा तो उसका कितना रहेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये वाली लाइन की हाइट हमेशा कितनी रहेगी बताइए, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। मैं अभी कॉलम वाली बात से नहीं करवा रही हूँ, कॉलम अभी हम बनाते हैं, पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताओ मुझे कितनी होगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला RL एट बेंचमार्क प्लस क्या कर देंगे बैक साइड। तो RL एट बेंचमार्क कितना है, RL एट बेंचमार्क मैम 100 है, बैक साइड रीडिंग 2.5 है, तो ये आ जाएगा 102.5 मीटर। आ जाएगा कि नहीं। आप सिर्फ डायग्राम को देखना, टेबल पर उसके बाद जाएंगे, क्योंकि टेबल पे जाने का फायदा तब है जब मुझे पहले डायग्राम समझ में आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया मैम, आपने यहाँ पर स्टाफ रखा स्टेशन ए पर। स्टेशन ए पर रीडिंग कितनी आई थी 3.0, तो ये वाली जो रीडिंग है ये कितनी है 3.0, तो इसको ए बोल दिया। अब मुझे निकालना है RL एट ए। बताओ RL एट ए कितना होगा, फॉर्मूला क्या बताया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस कर दो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस कर दो। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था 102.5, माइनस रीडिंग कितनी है 3.0, माइनस रीडिंग कितनी है 3.0, क्या लिख रहे हैं, यू आर टाइपिंग मोबाइल नंबर, ये क्या लिख रहे हो। अच्छा, रीडिंग कितनी है 3.0, तो RL कितना आ गया 99.5 मीटर। तो ये RL आ गया 99.5 मीटर। मतलब मैम यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल ली हमने इस पूरे में से इस 3 को माइनस करके। अगला आपने स्टाफ रखा मैम 4 साइड रीडिंग का, सेम क्वेश्चन है, आप बस स्टाफ मतलब सेम ही डायग्राम बन रहा है, देखो पिछले वाला ही। तो ये मैं इसलिए फिर से नहीं बता रही कि ये 4 साइड है, ये 4 साइड रीडिंग थी, ये इंटरमीडिएट साइड थी। बताओ अब क्या फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ा, नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि जब मैं RL एट बी निकालूंगी अभी भी मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही है। जब तक इंस्ट्रूमेंट को उठाकर नई जगह पे नहीं रखा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही आएगा। तो इसमें क्या किया मैम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102.5 में से माइनस कर दो रीडिंग कितनी है 3.9, माइनस कर दो 3.9। अब बताओ RL एट बी कितना आ जाएगा यहाँ से, अब बताइए RL एट बी कितना आ जाएगा यहाँ से 98.6, 99.5 के बाद 102.5 में से 3.9 माइनस कीजिए, क्या ये 98.6 आ गया 98.6 मीटर। क्या मैं ये लिख दूं यहाँ पर कि ये वैल्यू 98.6 मीटर है। सबको समझ में आ रहा है ये मेथड, उससे भी आसान लग रहा है ना। अब दोनों को एक एक बार सॉल्व करोगे तो आ जाएगा समझ, मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को उठाया और नई जगह पर प्लेस कर दिया। अब हमने इंस्ट्रूमेंट को उठाया और नई जगह पर प्लेस कर दिया, और नई जगह पर प्लेस करके रीडिंग कितनी ली थी, बैक साइड रीडिंग ली थी 0.6 मीटर, और अगला रीडिंग 0.6 के बाद 1.5 था और 2.3। मैं 1.5 यहाँ दिखा देती हूँ, तो ये वाली वैल्यू थी 1.5 मीटर। अब देखो क्या इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन बदल गई, हाँ मैम बदल गई। अब मुझे बताओ इतना सा आंसर कि ये वाली लाइन की जो मीन सी लेवल से हाइट है, ये वाली जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, क्या ये हाइट भी चेंज हो गई है जब इंस्ट्रूमेंट नई जगह पर गया है। मैम पहले तो यहाँ से यहाँ तक था, अब ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट बदल गई है, क्योंकि जब आप इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पर रखोगे उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। अब मेरा अकेला, अब फिर से क्या आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, पर आपने तो फॉर्मूला बोला था कि RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड कीजिए। RL एट बेंचमार्क जिसको नहीं लिखना है ना अभी, तो आप यहाँ पर बोर्ड पर ही समझते रहिए, बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिए और बाद में क्वेश्चन को कर लेना। तो RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड, तो मैम RL एट बेंचमार्क कितना हो गया, ये तो हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क बन जाता है ना अगले स्टेशन के लिए। अगले स्टेशन के लिए ये मेरा टेम्परेरी बेंचमार्क होता है। यहाँ तो मुझे पता है। अब सुनिए यहाँ पर ध्यान से, अब सुनिए यहाँ पर ध्यान से। तो ये वाली वैल्यू मैम 98.6, ये वाली रीडिंग 0.6। क्या ये पूरी टोटल निकालने के लिए 98.6 प्लस 0.6 करना होगा, बोलो
क्या मुझे ये वैल्यू निकालने के लिए 98.6 प्लस 0.6 करना होगा? तो 98.6 मतलब पिछले स्टेशन का आरएल निकाल लिया था, 0.6 मीटर कर लिया। अब मेरे पास नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया विच इज 99.2। 99.2, 6 और 6 12 हो जाएंगे, तो 99.2 मीटर। तो इसके आगे मैम, इसके आगे तो और ही सिंपल है। अब जब आप सी स्टेशन का आरएल निकालोगे, इसके बाद मैं डायरेक्ट टेबल पर सॉल्व करूंगी इसको, और अब जब आप आरएल एट सी निकालोगे तो आरएल एट सी कितना होगा? अब मैम पुराने वाले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब जो आगे के आरएल आएंगे वो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस कीजिए। तो ये रीडिंग मैम यहाँ से यहाँ तक अगर 1.5 थी, ये पूरी वैल्यू 99.2 थी, तो 99.2 मीटर माइनस 1.5 मीटर कीजिए, आपको सी पर आरएल मिल जाएगा। बताइए सी पर आरएल कितना आ रहा है? 97.7। सी पर आरएल कितना आ रहा है? 97.7। तो इसको मैं लिख देती हूँ 97 पॉइंट, आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तो आपकी 98.6 और नहीं सही लिखा है ना, 97.7 आ रहा है। ठीक है, ये समझ आया सबको? तो अब क्या देखा हमने, जब हम नई जगह पर जाएंगे तो मैम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया। अब आगे आप जहां मर्जी स्टाफ रखो, इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग को माइनस करेंगे, और हमें समझ में आ गया कि जो बैक साइड रीडिंग है उससे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं। अब देखिए, जो आपने टेबल बनाया था, जो आपने इससे पहले टेबल बनाया था, क्या बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड सेम आएंगी? जो आपने राइज एंड फॉल मेथड के लिए टेबल बनाया था, ये 3 कॉलम तो सेम रहेंगे ना, बैक साइड वाला, इंटरमीडिएट और फोर साइड वाला, है ना? ग्राउंड को कैसे लेवल करेंगे? ग्राउंड को कैसे लेवल करेंगे राजेश? मैं आपका सवाल ही समझ नहीं पा रही। ग्राउंड को लेवल नहीं करेंगे, ग्राउंड पे तो हम स्टाफ को रखते जा रहे हैं, ग्राउंड चाहे राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, हम वो निकाल रहे हैं कि ग्राउंड ऐसा है या ऐसा है, राइज है या फॉल है, पिछला पॉइंट अगले से ऊपर है या नीचे है। ग्राउंड को लेवल नहीं करेंगे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को लेवल करेंगे। वो कैसे करते हैं वो आज शाम वाली क्लास में सीखना है, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। ग्राउंड का लेवल कैसे करोगे आप? ग्राउंड तो जहां पर जैसा भी है वहां स्टाफ को रखते जाएंगे। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? कि तो समझ नहीं आ रहा ग्राउंड लेवल। अब देखिए, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, क्या ये कॉलम सेम आए? ये कॉलम सेम आए। आरएल एट बेंचमार्क सेम है। अब मैम अगर यही सेम क्वेश्चन मुझे, अब यही सेम क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में सॉल्व करना होता तो इसको कैसे सॉल्व करते? इसको कैसे सॉल्व करते अब ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं मैम, जहां पर भी जिस कॉलम में बैक साइड दिया होता है और जिस भी कॉलम में आरएल होगा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे? आरएल एट बेंचमार्क, आरएल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग, आरएल एट बेंचमार्क 100 प्लस बैक साइड रीडिंग 2.5। क्या मैं यहाँ लिख दूँ 102.5? इसको छोटा लिखते हैं, तो ये 102.5 आ जाएगा। कैसे आया? 100 प्लस 2.5। कोई डाउट किसी को? मैम जिस भी कॉलम में बैक साइड दिया है, जिस भी कॉलम में आरएल दिया है, इन दोनों को प्लस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा इसके आगे देखिए, अब मैम 102.5 आ गया। अब जब तक मैम आपके पास चेंज पॉइंट नहीं आ रहा, तब तक हमारा काम क्या होता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस करना। तो मैम यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस करेंगे, तो ये मतलब क्या आ गया 102.5 माइनस 3.0, और यहाँ पर हम आरएल लिखते हुए जाएंगे। तो ये आरएल कितना था? 99.5 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएट साइड है, आपके पास आरएल आ गया। अगले के लिए ध्यान से देखना, अगले के लिए ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है, हेडिंग को कट कर दीजिए। कहाँ लिखा है राइज एंड फॉल? ये तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखा है ना। राइज फॉल कहाँ दिख रहा है आपको सौरभ आनंद?
तो यहाँ पर आपका अब नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम फोर साइड को माइनस करते हैं। आपको पहले ही बता दिया कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जो हम रीडिंग माइनस करते हैं वो इंटरमीडिएट साइट होती है या फोर साइट होती है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 102.5 माइनस 3.9 किया था तो नए स्टेशन पर आरएल आ गया था 98.6 मीटर। अब देखिए जो सी पॉइंट है वो हमारा चेंज पॉइंट है, जो हमारा सी पॉइंट है वो हमारा चेंज पॉइंट है, सी पॉइंट हमारा चेंज पॉइंट है। अब मैंने क्या बोला, जिस भी रो में आपको बैक साइड और आरएल दिख रहा है, जिस भी रो में बैक साइड और आरएल दिख रहा है वो हमारा क्या होगा मैम, वहां पर नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, वहां पर हमारा नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे मेरा फ्लो भी खराब हो रहा है। अब आपने क्या किया, सी पर आपने ऑलरेडी आरएल निकाल लिया है और इस टेबल में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा बैक साइड पर वैल्यू भी दे रखी है। तो जिस भी रो में आपको बैक साइड पर भी वैल्यू दिखती है और आरएल भी होता है, वहां पर क्या होगा, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर है, 98.6 आरएल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो 98.6 प्लस क्या कर दूंगी 0.6, तो 99.2 आया था आपके पास नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो पीछे हमने डायग्राम से सॉल्व किया। मतलब मैम इस टेबल में हम कैसे बढ़ेंगे, इस टेबल में सबसे पहले तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। कैसे, आरएल दिया होगा, बैक साइड को ऐड कर दिया, आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड रीडिंग माइनस की, अगले स्टेशन पे आरएल आ गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड रीडिंग माइनस की, अगले स्टेशन पे आरएल आ गया। अब देखा मैम इसी रो में तो बैक साइड भी दिया है, मतलब चेंज पॉइंट है, तो अब नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, यहाँ आरएल निकाल चुके हैं प्लस बैक साइड किया 99.2 आ गया। अब 99.2 नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसको भूल जाइए। अब 99.2 में से इंटरमीडिएट साइड माइनस कीजिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग, तो 99.2 माइनस 1.5 अगले स्टेशन का आरएल आ जाएगा 97.7 मीटर। कैसे आया, 99.2 माइनस 1.5, 99.2 माइनस 1.5 मैम नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बस अब क्या करना है, फिर से यही वाले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। तो अब 99.2 में से माइनस 2.3 किया, नया हाइट नया आरएल कितना आ गया हमारे पास 96.9। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपके पास यही वैल्यू आएगी, चेक कर लीजिए। फिर से मैम सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे और यहाँ पर भी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या वैल्यू आएगी 99.2 माइनस 2.9, यहाँ पर नया आरएल कितना आ जाएगा 96.3 मीटर। अब मैम ये बैक साइड को तो हमें वैसे भी बाद में देखना होता है, सबसे पहला काम है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस किया आरएल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस की आरएल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस की आरएल। रीडिंग कौन सी है, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। अब फिर से देखा कि एफ तो मेरा चेंज पॉइंट आ गया, क्योंकि इसमें बैक साइड भी दी है और इसमें आरएल भी दिया है। तो जिस भी टेबल में एक ऐसी रो हो जहां एक वैल्यू बैक साइड हो, एक वैल्यू आरएल हो, वहां पर हम नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। कैसे आएगा 96.3 प्लस 3.10, 96.3 प्लस 3.10, ये क्या आ जाएगा नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि कितना आएगा अब मैम 99.4। अब मुझे लास्ट स्टेशन पे आरएल बता दीजिए। लास्ट स्टेशन पे जब आरएल निकालना है तो अब आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे, ये निकाल कर माइनस रीडिंग कर लीजिए, आपके पास वैल्यू 98.5 ही आनी चाहिए। कुछ गलत लिखा है मैंने यहाँ, 98.5 मीटर ही आनी चाहिए, 96.59 यूज करेंगे। एफ में हम ये यूज करेंगे ना, हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखिए जरा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा। ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना आपका, ये वाली वैल्यू ही आपका इस स्टेशन पर और इस स्टेशन पर रहेगी। इन सारे स्टेशंस पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा। फिर अब एफ पर
ये आप तभी आपको यहाँ पर डायग्राम जो समझाया था ना, 1 मिनट आपको डायग्राम मैंने बनाकर जो दिखाया था वो इसलिए बताया था ताकि आपको डाउट ना रहे। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, जब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो क्या होता है मैम, ये फोर साइड वाली वैल्यू और बैक साइड वाली वैल्यू मतलब बी स्टेशन, ध्यान से देखना जिसको डाउट है थोड़ा बहुत ध्यान से देखना। इस बी स्टेशन पर 2 रीडिंग है, यहाँ से फोर साइड और यहाँ से बैक साइड। जब मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग माइनस कर रही हूँ, क्या मैं इस पुराने वाले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड को माइनस कर रही हूँ तब मुझे 98.6 मिला। मैम 102.5 में से 3.9 माइनस किया तो आपको ये मिल रहा है। फिर आप नई जगह पर शिफ्ट हुए, जब नई जगह पर शिफ्ट हुए तो पिछले स्टेशन के आरएल में आपने बैक साइड को ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? भूख लग गई है, चलो इसके बाद तो खाना ही खाना है आपने। तो अब मैंने ये आपको टेबल जो बनाकर समझा दिया, इस टेबल में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अभी आ सकते हैं डाउट, क्योंकि अभी आप में से कुछ लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को पहली बार किया होगा, कुछ लोगों ने पहले भी किया होगा, लेकिन हो सकता है पहले क्लियर नहीं हुआ, कुछ चीज़ें अभी क्लियर हो गई हो। एक एक बार आपको सेम क्वेश्चन को अपने एंड से फिर से करना होगा। जब आप सेम क्वेश्चन को अपने एंड से फिर से करोगे तो आप लोगों को तभी ये समझ में आएगा ज़्यादा बेटर। मतलब ये जो आज सवाल करवाए हैं इनको एक एक बार अपने आप करना बिना देखे, फिर देखना कि कहाँ पर फंस रहे हो, किसको किससे माइनस करना है, फिर आप उसका डायग्राम बनाना कि फोर साइड कहाँ है, बैक साइड कहाँ है। तो जब आप फोर साइड और बैक साइड का डायग्राम बना के देखोगे, जिन 2 रीडिंग में प्लस या माइनस में फंस भी रहे होंगे वो भी चीज़ समझ में आ जाएगी। फ्लोर और रूफ वाली तो देवाव्रता अभी समझाया ही नहीं है, वो इन्वर्टेड स्टाफ है। इन्वर्टेड स्टाफ एक अलग टॉपिक होता है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं फ्लोर वाला और जो आपका रूफ वाला है उस पॉइंट पर आरएल कैसे निकाला जाता है, और बिल्कुल उसके लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ही यूज़ किया जाता है। अब देखिए एक चीज़ आपको देखने को क्या मिली कि जब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जहां पर मैं अभी खड़ी हूं, जिन भी पॉइंट्स में मुझे आरएल निकालना था वो सारे स्टेशन मुझे मैक्सिमम यहीं से दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे को इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह पर रखना है और जल्दी 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 मेरे पास सारी रीडिंग्स आती जाएंगी और सिर्फ मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग को माइनस करना है। क्या ये काम आसान है एज कंपेयर टू राइज एंड फॉल मेथड, और क्या ये चीज़ जल्दी हो जाएगी एज कंपेयर टू राइज एंड फॉल मेथड? यस और नो? जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, वो हमारा राइज एंड फॉल मेथड से जल्दी हो जाएगा साइट पर। जब हम साइट पर काम करेंगे 96.3 आएगा, ये 96.3 लिखा है, 96.9, 96.3, 98.5। तो जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो जल्दी हो जाएगा। बस अभी छुट्टी ही हो रही है, लास्ट चीज़ ही कवर कर रही हूँ, ठीक है छुट्टी कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हमें टाइम कम लगेगा। कब टाइम कम लगेगा? क्योंकि मैम एक ही जगह पर अगर इंस्ट्रूमेंट रख के हमें मैक्सिमम रीडिंग्स दिखाई दे रही है तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को यूज़ करेंगे। आपने यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा, एक ही बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालो और माइनस करते जाओ, रीडिंग्स आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है ये वाली चीज़, ये आपको एक्यूरेट टेबल मैंने यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ लिखा भी है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर आपने यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा है और यहाँ पर आपको अलग अलग पॉइंट पे आरएल निकालना था, तो आपने सीधा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस कर लिया और आपका काम जो है वो जल्दी भी हो गया और आसान भी था, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे बहुत एक्यूरेसी से मेज़र करना है अलग अलग पॉइंट्स पे आरएल, तो मैम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको हर नियर पास आपको अपने ग्राउंड के पॉइंट्स सेलेक्ट करते हुए जाने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ग्राउंड कैसा है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को तो हम तब भी लगा सकते हैं अगर मैं बोलूँ यहाँ पर बताओ कितना आरएल आएगा, आपने बीच वाली रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जब हम राइज एंड फॉल मेथड देखेंगे, राइज एंड फॉल मेथड में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए हम इस मेथड को टेडियस बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये वाले मेथड में टाइम कम लगेगा तो ये हमारा यूज़ करना आसान होता है और इसमें टाइम कम लगता है।
लेकिन मैम इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, पर हम साथ साथ चेक करते जा रहे हैं कि ग्राउंड में राइज कितना है, फॉल कितना है, और इसमें हमने राइज एंड फॉल में चेक अप्लाई किया। लेकिन जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड था, अगर इसमें आपको चेक अप्लाई करना होता तो आप यहाँ पर समीशन बैक साइड माइनस समीशन फोर साइड निकालो, और जो पिछले में भी चेक ऑलरेडी कर चुके हो, और लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL करो। मैम वो सेम ही आएगा क्योंकि आपने सेम ही क्वेश्चन दिया था। तो इसमें क्या राइज एंड फॉल में कोई चेक हम अप्लाई कर सके? तो पहला वाला चेक हमने तो अप्लाई कर दिया था, किस मेथड में मैम? राइज एंड फॉल मेथड में। लेकिन जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में चेक करना है, इसमें राइज और फॉल पे कोई भी चेक नहीं लगाया है, इसमें सिर्फ हमने बैक साइड फोर साइड और लास्ट RL का चेक लगाया। तो अगर मुझसे पूछे कोई ज़्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा है, ज़्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा राइज एंड फॉल मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि राइज एंड फॉल मेथड के लिए मुझे इंटरमीडिएट साइड्स भी लेनी पड़ेंगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें इंटरमीडिएट साइड्स लेनी पड़े, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में सीधा क्या कर सकती हूँ, स्टाफ रखा, रीडिंग ली, RL आ गया, मतलब पिछले स्टेशन की रीडिंग से कोई मतलब नहीं पड़ रहा। लेकिन मैम राइज एंड फॉल मेथड में आपको पिछले स्टेशन की जो रीडिंग है अगले स्टेशन की रीडिंग में वो भी चाहिए होगी। ये देखा ना हमने कि जब हम राइज एंड फॉल मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो प्रीवियस रीडिंग में से माइनस या प्लस कर रहे हैं, राइज या फॉल। इसीलिए आप क्या बोलोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज मोर रैपिड, जल्दी हो जाता है। राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड चेक ऑन इंटरमीडिएट साइड, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है और कितना हो रहा है, तो इससे हमें चेक मिल जा रहा है बीच वाली साइड्स पर भी। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुइटेबल जब हम बहुत सारी रीडिंग्स कहाँ से ले सकते हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग से ले सकते हैं, एक ही बार इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है तो वहाँ सुइटेबल होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बताइए। आंसर सेम ही आ रहे हैं, अभी आंसर सेम आ रहे हैं। जब साइट पर जाकर रीडिंग्स लोगे और जब टाइम ज़्यादा लगेगा, जब स्टाफ को अलग अलग जगह पर रखना पड़ेगा, तो उस केस में कंपैरिजन कर रही हूँ। इस केस में मैम बीच वाले ग्राउंड का हमें कोई पता भी नहीं है, इस जगह पे RL निकाल लिया, यहाँ पर बीच वाले ग्राउंड के बारे में भी पता है कि फॉल हुआ है और किस रेट से हुआ है। यहाँ पर बीच वाले ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, सीधा इस पॉइंट पे RL निकाल सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इन दो पॉइंट के बीच में कितना फॉल, ये हमें कुछ नहीं पता है, डायरेक्ट RL निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे शाम को 6 बजे करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई इन क्वेश्चंस में जो आज न्यूमेरिकल्स हमने प्रैक्टिस की है, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर अगली क्लास में पूछ लेना, जो हमारी शाम को 6 बजे होगी। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को एक एक बार अपने अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन एक एक बार लगाने हैं क्लास से पहले, और फिर हम जो अगला टॉपिक आप पूछ रहे थे, जो इन्वर्टेड स्टाफ वाला टॉपिक है, वो हम लोग अपनी 6 बजे वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, अभी की क्लास को एंड करती हूँ और शाम को 6 बजे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।